हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं क्लास 9th सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल या फिर किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं साइंस, और जो साइंस में हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है आज का चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 21, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ये जो चैप्टर है इसके अंदर जो मेन टॉपिक है वो है कंजर्वेशन, बट इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ने वाले हैं। जिससे हम सबसे पहले कंजर्वेशन हम कर रहे हैं प्लांट का। तो प्लांट्स हमें मोस्टली कहाँ देखने को मिल रहा है? फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स भी हमें फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं, वाटर में देखने को मिलते हैं, लैंड में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमें कहाँ देखने को पढ़ने को मिलेगी? इकोसिस्टम के अंदर। और देन हम उन दोनों का कंजर्वेशन देखेंगे कि हम किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले उनको देखेंगे क्या क्या उनको प्रॉब्लम है और क्या क्या हम कंजर्वेशन में हम कर रहे हैं और क्या क्या हम और कर सकते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम कर रहे हैं सैनिक स्कूल का सिलेबस फॉलो, और उसके अकॉर्डिंग अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं 20 चैप्टर। ओके, यानी कि स्टार्टिंग के हम 20 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है चैप्टर नंबर 21, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये जो था इतना हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है। आई होप कि आपको सारी चीजें याद होगी। और आज के चैप्टर में हम सिंपल बात करने वाले कंजर्वेशन के बारे में। तो जिसमें मोस्टली हम बात करेंगे फॉरेस्ट के बारे में, क्योंकि हमें मोस्टली किसके बारे में बात करनी है? प्लांट्स के बारे में बात करनी है, एनिमल के बारे में बात करनी है। तो ज्यादातर हमें चीजें कहाँ देखने को मिलती है? फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि खाली फॉरेस्ट में हमें ये चीजें देखने को मिलती है, बट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो है हमें फॉरेस्ट में देखने को ही मिलते हैं। ओके, बात करें तो फिर हम डिफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन के बारे में बात करेंगे, इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे, रेड डेटा बुक की बात करेंगे और कंजर्वेशन की बात करेंगे। यहाँ मिसिंग है कंजर्वेशन की, हम बात करेंगे। फिर लास्ट में हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है जो कि है बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और सेंचुरीज। ये कंजर्वेशन का ही पार्ट है, लेकिन इसको हम अलग से पढ़ने वाले, इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। सो पेशेंस रखिएगा, ऐसा ना समझिएगा कि चैप्टर हम कंजर्वेशन की हम बात नहीं करेंगे। कंजर्वेशन से पहले जो चीजें हमें ज्यादा जरूरी है उन चीजों को भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ओके, सो जैसा कि आपको पता है कि फॉरेस्ट के बारे में, जंगल, जंगल क्या होता है? हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर रिसोर्सेज पढ़ा है, और रिसोर्सेज के अंदर हमें पढ़ा है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमें नेचर्स के द्वारा मिले हैं। तो फॉरेस्ट हमारे लिए क्या एक तरीके का नेचुरल रिसोर्स है, जो कि कहाँ से मिला? हमें नेचर के द्वारा से मिला है, ठीक है। आपको अब ये किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज वो सारी चीजें हैं जो कि हमारी नीड ही, हमारी ह्यूमंस की नीड है। वो सारी चीज हमारे लिए क्या है? रिसोर्सेज है। चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो सब्सटेंस हो, कोई ऑर्गेनिज्म हो, ये जितनी भी चीजें हैं जो कि हमारी नीड को फुलफिल करते हैं वो हमारे लिए क्या एक रिसोर्स है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में हमने मोस्टली किसके बारे में बात की थी? एनर्जी के बारे में, जिसमें हमने कोल, पेट्रोल, ये सारी चीजें पढ़ी थी। आई होप कि आपको वो चीजें याद होंगी। सो आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं फॉरेस्ट के बारे में। और फॉरेस्ट के जो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, कह सकते हैं क्या कि ये फॉरेस्ट इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ लैंड कवर्ड विथ ट्रीज प्लांट्स। ओके, फॉरेस्ट क्या है? एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड है, ठीक है। सिंपल एक लैंड है, उस पर क्या है? बहुत सारे ट्री है, ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स लगे हैं, ठीक है। एक फॉरेस्ट एक फील्ड में यही डिफरेंस होता है कि फील्ड जो होती है उस पर ट्रीज नहीं लगे होते, लाइन से बहुत सारे ट्रीज नहीं लगते। फील्ड में ज्यादा ट्रीज नहीं लगते। हमें जो ट्रीज जो मिलते हैं फॉरेस्ट में वो खुद से उगे रहते हैं, हमने उन्हें जाके लगाया हुआ नहीं रहता। बट जो लैंड में, जो फील्ड में हम लगाते हैं ट्रीज, वो हमारे द्वारा है, जो हमारे द्वारा लगाए गए हैं। ओके, सो फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड है जो कि किसके द्वारा कवर्ड? ट्रीज के, प्लांट्स के, एनिमल्स भी है वहां पे, ठीक है, जो कि नेचुरली ग्रो हुए, हमने उन्हें ग्रो नहीं किया है। ओके, और क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स नेचुरल इकोसिस्टम बनाते हैं। हम आगे बात करने वाले हैं इकोसिस्टम के बारे में भी, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आप इकोसिस्टम को याद रख सकते हैं, एक तरीके की कम्युनिटी बनाना, ठीक है। चाहे जैसे आपने कम्युनिटी वर्ड सुना होगा, चाहे आप यूट्यूब यूज करते होंगे, व्हाट्सअप यूज करते होंगे, इंस्टा यूज करते होंगे, तो उसमें आपको कम्युनिटी पता होगी कम्युनिटी क्या होती है। वैसे ही एक साइंटिफिक तरीके से मैं कहूँ वर्ड है इकोसिस्टम, जो कि किसके लिए बनाया गया? फॉरेस्ट के लिए, एनिमल्स के लिए, ठीक है। जो भी नेचुरल सराउंडिंग चीजें एनवायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंटल साइंस में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें इकोसिस्टम वर्ड यूज करते हैं, नॉट कम्युनिटी हम यूज नहीं करते, ठीक है। वो थोड़ा अनप्रोफेशनल हो जाता है। प्रोफेशनल वर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा कम्युनिटी के लिए इकोसिस्टम। ओके, बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के बारे में, तो
इसकी जो इंपॉर्टेंस है आप सभी को कुछ ना कुछ चीजें तो पता होगी। मैं ये नहीं कहता कि आपको सारी चीजें ही पता है, लेकिन फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता हो। सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंस है वो है कि जो फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट में क्या प्रेजेंट है, प्लांट्स प्रेजेंट है, और प्लांट्स सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है ऑक्सीजन। तो प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, फॉरेस्ट में प्रेजेंट। ठीक है, अभी जो आप सांस ले रहे हो आपको कहाँ से मिल रही है, जो फॉरेस्ट होंगे, जो आपके आसपास ट्रीज होंगे वो ऑक्सीजन दे रहे होंगे आपको, ठीक है, जिसकी वजह से आप ऑक्सीजन ले पा रहे होंगे। अगर ये फॉरेस्ट ना होती, ये प्लांट्स ना होते तो आपको ऑक्सीजन मिलती नहीं मिलती। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इससे क्या होता है, फॉरेस्ट क्या करते हैं, फॉरेस्ट हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। जो भी एयर का जो बैलेंस है, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखते हैं फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट डायनेमिक लिविंग एंटिटी है। ठीक है, अब लिविंग का मतलब आपको पता है कि लिविंग का मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिविंग का वर्ड समझाने का मतलब नहीं बनता। लिविंग का मतलब सिंपली जिसके पास लाइफ प्रेजेंट हो, लिविंग है, ठीक है, जीवित हो। ओके, तो फॉरेस्ट में क्या, प्लांट्स प्रेजेंट है, एनिमल्स प्रेजेंट है, उनके पास लाइफ होती है। ओके, डायनेमिक का मतलब आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट समझना होगा, जो फॉरेस्ट है वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता। ठीक है, वो धीरे धीरे चेंज होता रहता है, ग्रो होता रहता है, ठीक है, फिर कटता रहता है, फिर ग्रो होता रहता है। ठीक है, पेड़ उसमें सूखते भी है, फिर नए पेड़ भी उगते हैं, तो मतलब धीरे धीरे उसमें कोई ना कोई चेंज होता रहता है, एक जैसा नहीं रहता। ठीक है, इवॉल्व होता रहता है ओवर द टाइम। सो फॉरेस्ट में बहुत सारी लेयर होती है, ठीक है, जिसको हमने क्लासिफाई किया है, जैसे अपर लेयर, मिडिल लेयर और लोवेस्ट लेयर, और मैं कहूँ लोअर लेयर। ठीक है, अब ये लेयर क्या है, सिंपल, बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन में कहूँ ये है, सिंपली हमें पता है कि तीन तरह के प्लांट्स, या फिर मैं कहूँ तीन क्लासिफिकेशन है प्लांट का, कि एक हर्ब्स होते हैं, एक श्रब्स होते हैं, ट्रीज होते हैं। ठीक, सबसे छोटे वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको हम हर्ब्स बोलते हैं। मिडिल प्लांट्स, हाउस में सिंपली आपको पता है इस टाइम नहीं होती, फिर श्रब्स आते हैं, और फिर हायर प्लांट्स आते हैं जैसे कि ट्रीज। ठीक है, तो अपर लेयर में कौन से किस तरीके के प्लांट्स होते हैं, जो कि ट्रीज है, यानी कि बड़े प्लांट्स, हायर प्लांट्स। मिडिल लेयर में आपको श्रब्स देखने को मिलेगा, ठीक है, और लोअर लेयर में आपको हर्ब्स देखने को मिलेगी। ठीक है, सिंपली आप समझ सकते हैं घास देखने को मिल रही है, वो आपकी क्या है, लोअर लेयर है। मिडिल लेयर में आपको झाड़ा देखने को मिल रहे हैं, वो आपकी श्रब्स है। अपर लेयर में आपको ट्रीज देखने को मिल रहे हैं, वो आपकी मतलब टॉप मोस्ट लेयर है। ओके, ये जो लेयर है क्या करते हैं, ये फूड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, हमें जो मोस्टली फूड मिलता है वो कहाँ से मिलता है, ट्री से मिलता है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, अगर आपने आंवला सुना होगा, तो आंवला आपको पता है कि वो अगर आप लगाते हो खुद से, तो वो खुद से ग्रो नहीं होता, जितना अगर वो जंगल के अंदर ग्रो हुआ है खुद से, मतलब जो पैदावार आपको जंगल के अंदर जो आंवला का पेड़ है उसमें आपको मिलेगी, वो आपको जो आपने खुद से लगाया है उसके अंदर आपको वो प्रोडक्शन नहीं देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो नेचुरली जब ग्रो होगा तो वो क्या करता है, ज्यादा अच्छे से हमें ज्यादा क्वांटिटी में, हमें ज्यादा उसका प्रोडक्शन होता है, ज्यादा क्वांटिटी में हमें जो आंवला है वो दे सकता है। ठीक है, सिंपली क्या मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लेयर्स हैं, जो फॉरेस्ट है वो हमें क्या कर रहा है, फूड प्रोवाइड कर रहा है। नॉट हमें ही नहीं खाली, ठीक है, ऐसा भी नहीं खाली हमें फूड प्रोवाइड कर रहा है, फॉरेस्ट के अंदर और भी बहुत ज्यादा एनिमल्स है, और भी बहुत सारी स्पीसीज है हमारे सराउंडिंग, जिनको जो फॉरेस्ट है वो उनका फूड का सोर्स है। ठीक है, उनके लिए शेल्टर भी है। ठीक है, आज के टाइम पे हम लोग जंगल में जाके नहीं रह रहे हैं, लेकिन पहले के टाइम पे हम लोग जंगल में रहते थे, तो उस टाइम पे हमारे लिए शेल्टर का काम करता था। ओके, लेकिन अभी भी वो बहुत सारे एनिमल्स के लिए, बहुत सारे बर्ड्स के लिए, बहुत सारे इंसेक्ट्स के लिए शेल्टर का काम कर रहा है। ओके, तो फॉरेस्ट क्या करता है, फॉरेस्ट हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है, हमें फूड प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है। ये हो गई इंपॉर्टेंट जो चीजें थी, जो कि इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंस थी प्लांट की, इसके अलावा फॉरेस्ट की बता दी। इसके अलावा अगर कुछ और भी है तो आपको और भी है जिसको आपके बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, बाकी अभी के लिए इतना काफी है। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको फॉरेस्ट के बता दी है। ओके, अब बात करेंगे इंटरेक्शन इन फॉरेस्ट। ठीक है, अब इंटरेक्शन इन फॉरेस्ट की बात करें तो हमें पता है कि कंटिन्यूअस इंटरेक्शन है। देखो, फॉरेस्ट के अंदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कहूँ तो किस तरह की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे सॉइल है, ठीक है, एयर है, वाटर है, ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ प्रेजेंट है, फॉरेस्ट के अंदर प्रेजेंट है। और फॉरेस्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्लांट्स प्रेजेंट है। और आपको ये मालूम है कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए इन तीनों चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, तो अगर ये तीनों चीजें नहीं है, ठीक है, इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, क्योंकि अगर आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, ठीक है,
नाइट्रोजन फिक्सेशन, अगर आपने वर्ड भी सुना होगा तो आपको पता होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हेल्प करते हैं प्लांट को ग्रो करने में, ठीक है। सो सॉइल, वाटर, एयर और प्लांट्स, इन सब के बीच में क्या होता है, कंटिन्यूअस इंटरेक्शन होता रहता है, ठीक है। इसी इंटरेक्शन की बात की गई, फॉरेस्ट में इस तरह का इंटरेक्शन हमेशा रहता है, ठीक है। अगर ये इंटरेक्शन ब्रेक होता है तो वो फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा एक तरह से काम, क्योंकि अगर आपको मालूम है सॉइल खत्म हो गई तो फॉरेस्ट में प्लांट्स ही खत्म हो जाएंगे, एयर खत्म हो गई तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, अगर उस ऑक्सीजन खत्म हो गई तो ऑक्सीजन की वजह से वो प्लांट डेड हो जाएगा, ठीक है। वाटर खत्म हो गया तो ऑब्वियसली बात है वो कोई काम फंक्शन नहीं कर पाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे जो हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इंटरेक्शन में लिविंग ऑर्गेनिज्म इस तरह का इंटरेक्शन भी होता है कि उसका सेल्टर की तरह यूज कर रहे हैं, तो एक कंटिन्यूअस इंटरेक्शन वहां देखने को हमें मिलता है, ठीक है। अब कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात कर ले, जैसे फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR, ठीक है, इन्होंने 2019 की रिपोर्ट है, ये पुराना डेटा है लेकिन अभी आपको यही पढ़ लेना है, ठीक है। वैसे भी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बन सकता, लेकिन जो फॉर इन्फॉर्मेशन आपको बता दे रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2019, 21.67% of India is covered by forest. 21.67% of India is covered by forest. इंडिया का जो लैंड है 21.67, वो उसमें से सॉरी इंडिया का जो 100% लैंड है उसमें से 21.67% जो पार्ट है वो फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। आज के टाइम पे 2024-25 चल रहा है, ये खत्म हो गया, पता है, और कम हो गया होगा, ओके, और ज्यादा कम हो चुका होगा मुझे लगता है। इसके अलावा फॉरेस्ट कवर के बात करें, वन महोत्सव, ठीक है। वन महोत्सव क्या है, सिंपली एक तरीके का एक फेस्टिवल है, एक 1 वीक फेस्टिवल है, ठीक है, जो कि जुलाई में होता है, जुलाई के फर्स्ट वीक में होता है, जिसमें क्या होता है, हम बहुत सारे ट्रीज लगाते हैं, ठीक है, बहुत सारे ट्रीज लगाते हैं, क्यों, कि अवेयरनेस फैलाने के लिए, ठीक है, कि फॉरेस्ट को बचाना इंपॉर्टेंट। अब अगर उसकी इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ गई तो आपको पता चल गया होगा उसको बचाना भी जरूरी है। इसी चीज की अवेयरनेस को फैलाने के लिए हम लोग वन महोत्सव नाम का एक फेस्टिवल मनाते हैं, ठीक है। एवरी जुलाई, हर साल जुलाई में ये फेस्टिवल मनाते हैं, जिसको स्टार्ट किया था किसने, कुलपति कन्हैया लाल मुंशी जी ने, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि वन महोत्सव किसने स्टार्ट किया था, तो वो थे कुलपति कन्हैया लाल मुंशी। कब मनाया जाता है, जुलाई में मनाया जाता है, जुलाई के फर्स्ट वीक में, ओके। कुछ की टर्म्स है फॉरेस्ट से रिलेटेड जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि कैनोपी। अगर आपने फॉरेस्ट को ऊपर से देखा होगा, अगर आपने कभी फॉरेस्ट को ऊपर से पिक देखा होगा, मतलब ये आपने आकाश से उसको देखा होगा, तो आपको पता होगा कि छत जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। एक छत जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो किसकी वजह से बना है, बहुत सारी ट्रीज की ब्रांचेस है, और उन्होंने क्या किया, पूरे फॉरेस्ट ऊपर से एक तरीके से कवर कर लिया है, ठीक है। तो उस तरीके की एक स्ट्रक्चर, उस तरीके की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, उस तरीके की फॉर्मेशन को बोलते हैं कैनोपी, ओके। सो रूफ लाइक कवर फॉर्म बाय द ब्रांचेस ऑफ द टॉल ट्रीज, जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं। ऑब्वियसली बात है कि हाउस तो शेल्टर नहीं बना, कवर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। कौन बनाता है, टॉल ट्री बनाते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, कैनोपी बोलते हैं। ऐसे ही एक वर्ड आता है क्राउन, ठीक है। क्राउन का मतलब क्या है, क्राउन का मतलब होता है ताज, आपको ये तो सिंपल से पता है, लेकिन जो ब्रांची पार्ट होता है एक ट्री का, उसे हम क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। मान लेते हैं ये ट्री है, ठीक है, और इसका ये जो ब्रांची वाला पार्ट है इसको हम क्या बोल देंगे, क्राउन बोल देंगे, ठीक है। ये पर्टिकुलर एक प्लांट में होता है, कैनोपी बहुत सारे प्लांट से मिलकर बनती है, ये आपको ध्यान रखना, ओके। फूड चेन, इसके बारे में भी आपने अभी क्लासेस में पढ़ा होगा, सोशल में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। मोस्टली सोशल में आता है, साइंस में भी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि साइंस का भी पार्ट है ये। अब देखो फूड चेन क्या होती है, हमें एक चीज बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हम जो है खाने के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लेते हैं ग्रास है, ठीक है। ग्रास को कौन खाता है, इंसेक्ट खाते हैं, यानी कि इंसेक्ट किस पे डिपेंड है, ग्रास पे डिपेंड है, ठीक है, अपने फूड के लिए। अब इंसेक्ट को कौन खाता है, फ्रॉग खाते हैं, चिड़िया भी खाती है इंसेक्ट्स को, ठीक है। तो फ्रॉग किस पे डिपेंड करता है, अपने फूड के लिए इंसेक्ट पे डिपेंड करता है। स्नेक किसको खाता है, फ्रॉग को खाता है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रॉग पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही ईगल है, वो किसको खाता है, स्नेक को खाता है। तो ऐसे ही प्री प्रेडेटर का रोल चलता रहता है, कोई ना कोई एक दूसरे को अपना फूड की तरह ही देखता है, ठीक है। जैसे इंसेक्ट के लिए ग्रास उसके लिए फूड है, फ्रॉग के लिए इंसेक्ट वो उसका फूड है, स्नेक के लिए फ्रॉग उसका फूड है, ईगल के लिए स्नेक उसका फूड है। इस तरीके से कंटिन्यू एक चेन बनी हुई है, फूड की चेन, जिस उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल फूड चेन बोल देते हैं, ओके। द सीक्वेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म फीडिंग वन ऑन अनदर, ठीक है, वन ऑन अनदर, ठीक है, एक दूसरे को फीड कर रहे हैं। सिंपल सी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि फूड चेन का मतलब क्या है, एक दूसरे को खा रहा है, दूसरा तीसरे को खा ले रहा है, तीसरा चौथे को खा ले रहा है। इस तरीके की चेन बनी हुई है, कंटिन्यूस चेन बनी हुई है, उसे हम फूड चेन बोलते हैं।
और वैसे ही एक और वर्ड आता है फूड वेब। ठीक है, चेन का मतलब आपको मालूम है, एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फूड वेब का मतलब होता है, वेब मतलब क्या होता है, वेब मतलब आपको बहुत अच्छी तरीके से मतलब पता होगा कि जाला होता है। मकड़ी क्या बुनती है, वेब बुनती है, जाला बुनती है। तो जब ये फूड का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि जो फूड है एक से दूसरे एनिमल में गया, दूसरे से तीसरे, इस तरीके से जो फूड है वो ट्रांसफर होता जा रहा है। ठीक है, और जब ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अभी तो यहाँ पे सिंपल 5 चीजें थी, 5 लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, आपको फूड चेन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। बट यहाँ पे सिंपल 5 तो ऑर्गेनिज्म नहीं है इंडिया, हाँ सॉरी, अर्थ पे तो बहुत सारे स्पीसीज है। तो उन स्पीसीज का जब आप फूड चेन बनाओगे तो वो फूड चेन मिलकर क्या बन जाएगा, फूड वेब बन जाएगा, एक जाल बन जाएगा। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है फूड चेन फूड वेब में, बस उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है। चेन का मतलब सिंपली हम एक लीनियर स्ट्रक्चर में समझा रहे हैं चीजों को कि किस तरीके से जो एक दूसरे को ऑर्गेनिज्म फीड कर रहा है। ठीक है, कैसे कैसे एक दूसरे के पास फूड पहुंच रहा है। जब यही चीजें बहुत लार्ज स्केल पे हो जाएगी, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएंगे, जाल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो उसे हम फूड वेब बोलते हैं। ठीक है, फॉर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ये चीजें बता दी। ओके, अब ह्यूमस की बात करें। देखो ये चीजें ह्यूमस जो है हम पहले ही सॉइल के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। सेकंड लास्ट लेक्चर शायद मैंने आपको सॉइल पढ़ाया था, सॉइल के बारे में आपको बताया था। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पहले जो चैप्टर था हमारा क्रॉपिंग सीजन, उसमें आपने सॉइल के जो भी लेयर्स थे उनके बारे में बताया था। और उसमें आपको बताया था कि ह्यूमस जो होती है टॉप मोस्ट लेयर होती है, कैसी होती है, डार्क कलर की लेयर होती है। किससे बनती है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देते हैं डेड प्लांट को, एनिमल टिश्यू को, और जब ये चीजों का डिकम्पोजिशन हो जाता है तो जो उसके पास हमें जो बाय प्रोडक्ट मिलता है वो हमारा क्या होता है, ह्यूमस होता है। ठीक है, ये रिच इन मिनरल्स होता है। ठीक है, प्लांट को इसकी जरूरत होती है ग्रोथ के लिए। ओके, तो आई होप कि ह्यूमस आपको पता है और आपको समझ में आ भी गया होगा, मैंने आपको यहाँ बता ही दिया है। ठीक है, डिकम्पोजर की बात करें तो डिकम्पोजर्स क्या होता है। डिकम्पोजर सिंपल एक क्लासिफिकेशन है एनिमल्स का, ऐसे एनिमल्स का जो कि क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं डेड प्लांट को इनटू ह्यूमस। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड प्लांट और एनिमल को ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजर बोलते हैं। ठीक है, और याद रखना माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कन्वर्ट डेड प्लांट्स एंड एनिमल इनटू ह्यूमस इज कॉल्ड डीकंपोजर। ओके ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की बात कर ज्यादा हम नहीं करेंगे, लेकिन आपको बेसिकली आपको पता है कि कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। सबसे पहले बात करें जो बेसिकली हमें पता रहता है वो है डिजर्ट, ड्राई फॉरेस्ट जिसे हम बोलते हैं। अब डिजर्ट से ही आपको पता चल रहा है कि कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये राजस्थान में प्रेजेंट होगा। ठीक है, सदर्न पार्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा। अब इंडिया में हमें डिजर्ट कहाँ देखने को मिलता है, राजस्थान में देखने को मिलेगा। सदर्न पार्ट ऑफ पंजाब और हरियाणा में हमें डिजर्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको डिजर्ट कहाँ देखने को मिल सकता है, गुजरात में कुछ रीजन में आपको देखने को डिजर्ट मिल सकता है। तो इस तरीके से क्या है, जब डिजर्ट में फॉरेस्ट, ऐसे डिजर्ट एरिया में फॉरेस्ट होता है उसे डिजर्ट फॉरेस्ट या ड्राई फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप है डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट का मतलब क्या है, सबसे पहली बात ये कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है पेनिसुलर रीजन। पेनिसुलर रीजन मतलब क्या होता है, अब आपने इंडिया का मैप तो देखा होगा। ठीक है, इंडिया के मैप में जो ये लोअर वाला पार्ट रहता है, ठीक है, ये जो लोअर वाला पार्ट रहता है, ओके, ये जो लोअर वाला पार्ट रहता है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं पेनिसुलर। ठीक है, पेनिसुलर रीजन। तो इंडिया का जो सदर्न वाला पार्ट है, एक तरीके से मैं कहूँ, जो लोअर वाला पार्ट है वो रीजन होता है हमारा पेनिसुलर, और डेसिडियस फॉरेस्ट हमें मोस्टली वहां देखने को मिलते हैं। अब बात आती है कि डेसिडियस फॉरेस्ट होते क्या है, ये तो हमें पता चल गया कि वो पेनिसुलर रीजन में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, जो लोअर पार्ट है इंडिया के, असम हो गया, असम बोल रहा हूँ सॉरी, उड़ीसा हो गया, ये जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, डेसिडियस फॉरेस्ट का पार्ट है, सॉरी पेनिसुलर रीजन का पार्ट है। और डेसिडियस फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, डेसिडियस फॉरेस्ट का मतलब है ऐसे प्लांट्स जिनकी जो लीव्स हैं वो ईयरली बेसिस पे गिरती रहती, शेड होती रहती है। ठीक है, जैसे आपने पतझड़ का मौसम सुना होगा, तो जब पतझड़ आता है तो इन ऐसे फॉरेस्ट जिनकी जो पत्तियां हैं वो गिर जाए, उस फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, सिंपल डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब होता है जहां पे बहुत ही डेंस ग्रीन फॉरेस्ट होता है। ठीक है, बहुत ही डेंस ग्रीन फॉरेस्ट होता है। कहाँ कहाँ देखने को मिलता है हमें, वेस्टर्न घाट में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलता है, सब हिमालयन बेल्ट में देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा ग्रीनरी प्लांट देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डेंस एरिया होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का। और आपको पता चल गया ये हमें कहाँ देखने को मिल रहे हैं, इक्वेटर के पास देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो ये हो गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके अलावा हमें माउंटेन्स पे भी फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, माउंटेन्स पे भी हमें बहुत सारे ट्रीज देखने को मिलेंगे। तो वो किसके अंडर में आते हैं, वो आते हैं माउंटेनियस फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है, जो भी फॉरेस्ट हमें माउंटेन रीजन में देखने को मिलता है
वो कैसे फॉरेस्ट हो जाएंगे, माउंटेनियस फॉरेस्ट। कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है, अब सिंपल सी बात है, जहां माउंटेन्स होंगे वहां हमें देखने को मिलेगा। तो हिमालय में माउंटेन्स है, वहां हमें ये फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। सदर्न इंडिया में भी माउंटेन्स आपको देखने को मिलते हैं, तो वहां भी ये फॉरेस्ट प्रेजेंट है, ठीक है। अब टाइडल फॉरेस्ट कहाँ देखने को मिलते हैं, ये देखने को मिलते हैं एस्चुरीज ऑफ द गंगा एंड द महानदी। सो यहाँ एक वर्ड है एस्चुरी, इसका मतलब क्या, सिंपली समझ लो सी बेल्ट के पास। वैसे एस्चुरीज का मतलब होता है जहां पर फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर मिलते हैं, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, एस्चुरीज बोलते हैं। तो आपको मालूम है ये एरिया कहाँ का होगा, कोस्टल रीजन होगा, ठीक है। वहीं पे क्या होता है, जो भी फ्रेश वाटर होता है, जो रिवर का फ्रेश वाटर वो होता है, वो कहाँ जाके मिलता है, समुद्र के खारे पानी से मिलता है। तो उस एरिया को हम सिंपली क्या बोलते हैं, एस्चुरीज देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम इससे क्या समझ में आया कि हमें कहाँ देखने को मिले, कोस्टल रीजन पे, ठीक है। अब यहाँ समुद्र है और यहाँ पे ये क्या लगे हैं, ट्रीज लगे हैं। इन ट्रीज को, जो टाइडल फॉरेस्ट के ट्रीज होते हैं, उसमें क्या क्या खासियत होती है, एक तो वो कोस्टल रीजन में प्रेजेंट है, कोस्ट लाइन भी प्रेजेंट है, समुद्र के किनारे हो गए, ठीक है, एस्चुरीज के किनारे हो गए। तो जब भी वाटर की वेव्स आती हैं, वो क्या कर सकती हैं, जो भी उस पर्टिकुलर एरिया की सॉइल है उसको अपनी तरफ अपने साथ लेके चली जाएंगी वेव। पानी अगर बार बार टकराएगा पर्टिकुलर सॉइल से, उस पर्टिकुलर एरिया की सॉइल से, तो क्या होगा, उस मिट्टी को काटते हुए अपने साथ लेके चला जाएगा। लेकिन जो टाइडल फॉरेस्ट होते हैं, या फिर मैं कहूँ मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, उनके जो ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल को अपने साथ जाने से रोकते हैं, ठीक है। और साथ में जो पानी इनका पानी जो आता है, इनकी वेव्स आती है, इनको जो फ्लड है उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। जब बड़ी बड़ी लहरें आएंगी उनको भी ये रोकने का काम करते हैं, ठीक है, जिससे फ्लड के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। ओके, तो ये हो गया टाइडल फॉरेस्ट। अब बात आती है डिफोरेस्टेशन की। सिंपली हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है फॉरेस्ट के साथ, तो बात करेंगे उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है डिफोरेस्टेशन, ठीक है। अब डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या है, देखो डिफोरेस्टेशन का बहुत ही सिंपल मतलब है, सिंपली हम फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, फॉरेस्ट को हम काट रहे हैं, ठीक है। अब उस किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है, जैसे कि कल्टीवेशन के लिए, फर्नीचर मेकिंग के लिए, ठीक है, फ्यूल के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, फैक्ट्रीज में यूज करने के लिए, ठीक है। तो हम किसी भी पर्पस के लिए अगर फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, डिफोरेस्टेशन बोल रहे हैं, ठीक है। फॉरेस्टेशन का सिंपल डिफोरेस्टेशन, ओके। अब डिफोरेस्टेशन का देखो पर्पस तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ ये किसके वजह से हो रहा है। देखो कल्टीवेशन हम कर रहे हैं, फर्नीचर हम बना रहे हैं, तो ये डिफोरेस्टेशन हो किसके वजह से हो रहा है, हम ह्यूमंस की वजह से। जो मेजर रीजन है डिफोरेस्टेशन का वो है हम ह्यूमंस। इसके अलावा कुछ नेचुरल कॉजेज भी हैं, जैसे फॉरेस्ट फायर, ठीक है, जंगल में आग लग जाती है, बाढ़ आ जाती है। वैसे देखा जाए तो इनके कारण भी आजकल हम ही हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। जैसे फॉरेस्ट फायर के चांसेस बढ़ गए हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो रेन है उसकी जो टाइमिंग है, जो मानसून है वो भी आगे पीछे हो रहा है, तो इससे सूखा पड़ने के चांस हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा एरिया हो जाता है जिससे बारिश नहीं होती, ठीक है। तो ये नेचुरल कॉजेज है डिफोरेस्टेशन के। अब डिफोरेस्टेशन से हमें नुकसान क्या क्या है, देखो डिफोरेस्टेशन होगा, फॉरेस्ट कम हो जाएगा, प्लांट्स कम हो जाएंगे। प्लांट्स कम हो जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर कम ट्रीज रहेंगे तो ज्यादा CO2 का लेवल रहेगा, ठीक है, जिससे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम कहते हैं। डिस्टर्ब वाटर साइकिल, जो वाटर साइकिल हमने पढ़ी है कि जो इवोपरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, जिसको हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ेगा तो क्या करेगा, रेनफॉल को रिड्यूस कर देगा, जिससे क्या होगा, सूखा पड़ेगा। जब बारिश नहीं होगी तो क्या होता है, सूखा पड़ जाएगा। हमने फॉरेस्ट को कट कर दिया तो एनिमल के जो हैबिटेट है, एनिमल्स के जो घर हैं, जो फूड है, वो सारी चीजें वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, फिर रिड्यूस हो जाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम है डिफोरेस्टेशन की। सॉइल इरोजन होगा, अगर कम ट्री है उससे क्या होगा, सॉइल इरोड होगी, ठीक है। सॉइल जो है ऊपर की जो लेयर होती है वो धीरे धीरे पानी के साथ या किसी विंड के साथ अलग अलग जाएगी, जिससे क्या होगा, सॉइल जो होता है कम होती जाएगी। आपको पता है कि सॉइल की कितनी लेयर होती है, ठीक है, और उसके नीचे क्या स्टार्ट हो जाता है। आपको पता है कि सॉइल की सबसे नीचे जो लेयर होती है वो बेड रॉक्स की होती है, और रॉक्स पे तो कोई प्लांट ग्रो नहीं कर सकते ना। तो अगर बार ऊपर की सॉइल ही पूरी इरोड हो जाए तो वहां पे कोई प्लांट उगेगा नहीं, उग पाएगा, ठीक है। वो जमीन कैसे हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, रिड्यूसिंग उसकी एबिलिटी जो होती है कम हो जाती है, जिससे वो पानी को कम होल्ड कर सकता है, ठीक है। जिससे फ्लड का बाढ़ का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। डिजर्टिफिकेशन भी हो सकता है,
जब इरोडेड सॉइल होगी तो उसमें कम ह्यूमस होगा, कम फर्टिलिटी होगी, जिससे क्या होगा, जो लैंड है पर्टिकुलर एरिया का जो लैंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो सारी चीजें थी, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं डिफोरेस्टेशन के कारण। ओके, अब बात करते हैं चिपको मूवमेंट की। देखो चिपको मूवमेंट सिंपली बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, क्वेश्चन यहाँ बनने के चांसेस भी होते हैं। कब स्टार्ट हुआ था, कहाँ स्टार्ट हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। ये स्टार्ट हुआ था 1970s में इन उत्तराखंड, आज के टाइम के उत्तराखंड में, उस टाइम के उत्तर प्रदेश में। ओके, चिपको का मतलब सिंपल आपको पता है कि जाके चिपक जाना, ठीक है, स्टक, टू स्टिक और टू हग। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं एक तरीके से। चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, और स्टार्ट किया था इन्हें सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रशांत भट्ट ने, जिनका एम था कि वो डिफोरेस्टेशन को कम करे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, सिंपली इकट्ठा किया लोगों को, और सिंपली क्या किया, जो प्लांट्स कट रहे थे उनके पास गए, उनको पकड़ के गले लगा लिया। ठीक है, उनको गले लगा लिया, जिससे क्या हुआ, जिससे इन्होंने प्रमोट किया कि हमें प्लांट्स को क्या करना है, बचा के रखना है। और इन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट जो भी डिफोरेस्टेशन हो रहा था उसको उन्होंने कम करने की कोशिश की। ठीक है, डिफोरेस्टेशन इस मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन बनने के चांसेस यहाँ से ज्यादा रहते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है, सिंपली क्या हुआ था उस टाइम पे आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लोगों ने क्या किया था, स्पेशली वुमेन्स ने क्या किया था, जो भी वहां के लोगर्स थे, जो भी वहां पे लकड़ियां काटने के लिए आए थे, इन्होंने क्या किया, जो भी प्लांट को काटने गए थे इन्होंने जाके गले लगा लिया। ठीक है, जिससे वो प्लांट को कट नहीं कर पाए। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने प्लांट्स को बचाया था। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था, 1970s में। और याद रखना चिपको तो किसने स्टार्ट किया था, इसके जो फाउंडर थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, अब बात आती है एफोरेस्टेशन। देखो अब डिफोरेस्टेशन तो हो गया, अब डिफोरेस्टेशन से हमें बचना भी है। तो डिफोरेस्टेशन से बचने का सिंपल सा क्या तरीका है कि अगर हमने प्लांट को कट किया है तो हमें प्लांट को दोबारा लगाना होगा। ठीक है, सो एफोरेस्टेशन का मतलब क्या है, डिफोरेस्टेशन मतलब होता है प्लांट को कट करना। तो एफोरेस्टेशन का मतलब क्या होगा, सिंपली प्लांटिंग न्यू ट्रीज। ठीक है, प्लांटिंग न्यू ट्रीज ऑन बैरन लैंड, खाली लैंड पे, अनयूज्ड लैंड जो है उस पे हमने क्या किया, नए नए प्लांट्स को हम लगा रहे हैं। इसी को हमने क्या बोला है, एफोरेस्टेशन। ओके, अब सिंपली दो टाइप के हो, या सिंपल आपको मैं समझा दूं कि दो चीजें होती है, सोशल फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री। हमने प्लांट्स को अनयूज्ड लैंड पे तो लगा रहे हैं, लेकिन हम किस तरीके से लगा रहे हैं इसको सिंपल क्लासिफाई किया गया है। ओके, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री में क्या होता है, देखो इसको स्टार्ट किया था 1970 में। इसमें क्या होता था, जो हम लोग नेचुरल फॉरेस्ट को प्रमोट करते थे और क्रिएट करते थे न्यू फॉरेस्ट को। ठीक है, कहां पर, अनयूज्ड लैंड पे। ठीक है, अनयूज्ड लैंड पे हमने क्या किया, बहुत सारे ट्रीज को लगा दिया। तो ये क्या होगा, सिंपल, ये सिंपल हो गया हमारा सोशल फॉरेस्ट्री। ठीक है, जैसे रोड साइड की जो जमीनें होती है वो क्या होती है, खाली पड़ी रहती है, तो उस पर हमने लगा दिया। विलेजेस में हमने लगा दिया, वेस्ट लैंड है वहां पे हमने जाके प्लांट्स को लगा दिया। तो ये क्या हो गया, सोशल फॉरेस्ट्री हो गया। वैसे ही क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या हो रहा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्लांट कर रहे हैं ट्रीज को, कहां पर, एग्रीकल्चर बाउंड्रीज। ठीक है, खेतों के आसपास जो बाउंड्रीज है, जो मार्जिनल लैंड प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें हमने लगा दिया। क्रॉप्स के साथ हमने ट्रीज को भी लगा दिया। ठीक है, अलाउइंग क्रॉप्स एंड एनिमल रियरिंग। अब यहाँ पे एनिमल रियरिंग का मतलब क्या है, देखो बहुत ही सिंपल मतलब है। जैसे मैं कहूँ कि एक फार्मर था, उसने क्या किया, वीट लगाया। ओके, वीट लगाया, अब उसे क्या कर रहा है कि जो बकरी है वो आके खा रही है। ठीक है, बकरी आके खा रही है, उसके साथ उसने क्या किया, मैंगोस के ट्री लगा दिए उसी फील्ड में, उसी खेत में उसने क्या किया, मैंगो के पेड़ लगा दिए। तो उससे क्या हुआ, उसने अपनी क्रॉप भी लगा ली। ठीक है, उसने ट्री भी लगा लिया, और उसके जो एनिमल्स थे उनका वो जो फूड है उसको भी उसने फुलफिल कर दिया, फूड की जो रिक्वायरमेंट थी उसने उसको फुलफिल कर दिया। तो ये क्या हो गया हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री। ओके, अब बात आती है रिफॉरेस्टेशन का मतलब। रिफॉरेस्टेशन, अभी तक हमने जो एफॉरेस्टेशन पढ़ा उसमें जो डिफरेंस था वो था कि हमने जो भी प्लांट्स लगा वो हमने अनयूज्ड खाली पड़े लैंड पे लगाए, या फिर जहां पे हम लगा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास चांस है कि हाँ यहाँ कोई ये जो लैंड है अनयूज्ड ऐसी ही पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है, हमने उस पर प्लांट्स लगा दिए। रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, देखो रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांटिंग ट्री टू रिस्टोर डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट। अब जो जंगल हमने डिस्ट्रॉय कर दिए, जो फॉरेस्ट हमने डिस्ट्रॉय कर दिए, उसे हमें वापस रिस्टोर करना है। अब उसके लिए हमने क्या किया, प्लांट्स लगाना स्टार्ट किया था। उस प्रोसेस को या फिर उस चीज को हमने क्या बोला है, रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, सिंपली जहां पे फॉरेस्ट हमने कट किया वहीं जाके हमने सिंपल क्या किया, प्लांट्स को लगा दिया। तो इसे रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, जनरली हम जो सेम स्पीसीज जो हमने प्लांट काटा होता है उसी तरीके के प्लांट्स हम वहां पे
लगा देते हैं। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, जो कि जिसका जो एम है वो है कि वो फॉरेस्ट को कंजर्व करे। ठीक है, कैसे? जो while meeting the needs of the peer near forested या जो देखो सिंपली सबसे पहले जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ये बना ही किस चीज के लिए है? देखो क्या होता है कि जो लोग जंगल के आसपास रहते हैं, वैसे मैं ये नहीं कहूंगा कि जो जंगल के आसपास रहते हैं उन्हीं की बात हो रही है, इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो कि कमर्शियल पर्पज के लिए, ठीक है, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए फॉरेस्ट को कट करते हैं, उनके ऊपर भी ये नियम लागू होते हैं। सिंपली इस कंजर्वेशन एक्ट में क्या हुआ था कि जो भी आसपास के लोग थे जिनकी जो फुल नीड्स थी वो इस फॉरेस्ट के द्वारा फुलफिल हो रही थी, उनसे फॉरेस्ट को उनकी जो नीड है वो फुलफिल हो, लेकिन फॉरेस्ट को भी कोई हार्म ना पहुंचे। ठीक है, ऐसा ना हो कि जो है फॉरेस्ट को हमने ऐसा एक्सप्लॉइट कर दिया। ठीक है, एक्सप्लॉइट कर दिया हमने, हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं, सस्टेनेबल यूज कर रहे हैं। ठीक है, सस्टेनेबल यूज का मतलब क्या है? देखो यहाँ मैंने वर्ड यूज किया सस्टेनेबल, या इसका क्या मतलब है कि सिंपल हमने उस चीज को इस तरीके से यूज किया कि ना तो उस फॉरेस्ट को हार्म हो, ना वहां के जो लोकल स्पीसीज है, जो फॉरेस्टेड एरिया में लोग रह रहे हैं, उनकी नीड भी फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो हमने ये कंजर्वेशन एक्ट बनाया था 1980 में। ठीक है, इसके अलावा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जिसमें क्या होता है जो लोकल पीपल होते हैं उनको अवेयरनेस की जाती है कि वो रीजनरेट करे या फिर प्रोटेक्ट करे जो भी डिग्रेडेड फॉरेस्ट है। ठीक है, जो भी फॉरेस्ट खत्म हुआ उनको वो दोबारा रीजनरेट करने की कोशिश करे, या फिर डिग्रेड हो रहा है तो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे। इसके अलावा बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ साथ हम अवेयरनेस फैलाने के बहुत सारे डेज भी सेलिब्रेट करते हैं। ये डेज जो है क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो याद कर लीजिएगा। जैसे वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मार्च 21 फर्स्ट को हम मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे हम मनाते हैं मार्च 22 को, इन्वायरमेंटल डे मनाते हैं जून 5 को, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं मई 22 को। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं इकोसिस्टम की। देखो यहाँ पे हमने जो मोस्टली बात की फॉरेस्ट के बारे में बात कर ली, फॉरेस्ट में कौन सी प्रॉब्लम थी उसके बारे में बात कर ली, फॉरेस्ट को हम किस तरीके से बचा सकते हैं, एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, ये भी हमने बात कर लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इको सिस्टम। अब इको सिस्टम का वर्ड मतलब क्या होता है? देखो इससे पहले भी ये वर्ड इसी पीपीटी के अंदर आ चुका है, और मैंने आपको एक वर्ड बताया था कम्युनिटी। इकोसिस्टम का मतलब भी एक तरीके से क्या होता है? कम्युनिटी होता है। कम्युनिटी में क्या होता है? वेरियस टाइप के लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, इसमें नॉन लिविंग फैक्टर्स भी आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं अर्बन एरिया में, अर्बन क्या एक तरीके से शहरी क्षेत्र क्या एक तरीके से एक इकोसिस्टम है, वहां पे लोग रह रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, लोग गाड़ियां यूज कर रहे हैं। ठीक है, लोग पैदल चल रहे हैं, लोग साइकिल यूज कर रहे हैं, लोग खाना बना रहे हैं, ठीक है, खाना पका रहे हैं, बेच रहे हैं, और सारे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, कम्युनिटी बना के रह रहे हैं। सिंपल मैं कहना चाहता हूँ कि कम्युनिटी बना के रह रहे हैं। इसी तरीके से जब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं या फिर हम नेचुरल चीजों की बात करते हैं तो हम एक वर्ड यूज करते हैं इकोसिस्टम, जो कि एज इट इज है कम्युनिटी के जैसा। तो क्या है ये कम्युनिटी किसकी है? प्लांट्स और एनिमल की। ठीक है, प्लांट्स, एनिमल एंड मैं कहूंगा नॉन लिविंग मैटर्स। ठीक है, नॉन लिविंग मैटर्स जैसे कि एयर, वाटर, इन सब चीजों की भी बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। इकोसिस्टम के अंदर ये तीनों चीजें आती हैं, प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया, नॉन लिविंग मैटर। सिंपली क्या है? एक इकोसिस्टम एक कम्युनिटी है जिसमें कंटिन्यूअस इंटरेक्शन हो रहा है किसके बीच में? प्लांट्स के बीच में, एनिमल्स के बीच में और नॉन लिविंग मैटर्स के बीच में। ठीक है, वो हमारा क्या इकोसिस्टम हो गया। डेफिनेशन के फॉर्म में चले तो इन इकोसिस्टम इज ए स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यू टू द कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग, जो लिविंग चीज है जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि वाटर हो गया, एयर हो गया। ठीक है, इन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के अंदर बात कर रहे हैं। सिंपल से आपको पता है कि इकोसिस्टम का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। क्या है? एक स्ट्रक्चर फॉर्म है या कम्युनिटी फॉर्म है बिटवीन प्लांट्स, एनिमल, नॉन लिविंग मैटर, जिसको हमने क्या बोला है? इकोसिस्टम बोला है। जैसे हम कुछ चीजों के लिए एनिमल्स पे डिपेंड, सॉरी प्लांट्स पे डिपेंड है, कुछ चीजों के लिए हम एनिमल्स पे डिपेंड है, वैसे ही एनिमल्स प्लांट पे डिपेंड है। ठीक है, इन दोनों के जो बैलेंस है, इसी तरीके के बैलेंस इस तरह की कम्युनिटी को हमने क्या बोला है? इकोसिस्टम बोल के रखा हुआ है। ठीक है, कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट सिंपली इकोसिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट होती है, एबायोटिक और बायोटिक। ठीक है, ये सिंपल, इसको मैं बहुत सिंपल में टर्म में कहूं तो लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जैसे प्लांट्स हो गए, क्या लिविंग है, एनिमल्स हो गए, माइक्रोब्स हो गए, ये क्या है? लिविंग फैक्टर्स है। तो ये जो इकोसिस्टम के बायोटिक फैक्टर है या लिविंग फैक्टर मैं कहूं, ये है प्लांट्स, एनिमल और माइक्रोब्स। इसके अलावा एबायोटिक फैक्टर क्या होता है? एबायोटिक एज इट इज वर्ड है नॉन लिविंग के लिए। ठीक है, नॉन लिविंग को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। नॉन लिविंग में क्या जाएगा? एयर, वाटर, सनलाइट, मिनरल, सॉइल, ये सारी जो फैक्टर्स ये कैसे एबायोटिक फैक्टर है। और ये भी इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए। क्यों? क्योंकि प्लांट डिपेंड करते हैं इन चीजों पे। अगर प्लांट को
वैसे तो हम भी डिपेंड करते हैं, ऐसा नहीं है, एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, बट प्लांट को अगर एयर ना मिले, वाटर ना मिले, सॉइल ना मिले, तो क्या वो ग्रो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक तरीके क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में, प्लांट्स और नॉन लिविंग मैटर्स के बीच में, ठीक है, एनिमल्स के अंदर सॉइल के बीच में भी हो रहा है एक तरीके से इंटरेक्शन, वाटर के बीच में। देखो वाटर सबकी नीड है तो इंटरेक्शन हो रहा है, इसी तरीके से एयर की भी सबको नीड है तो इंटरेक्शन है। सिंपल क्या हो रहा है, इकोसिस्टम बना हुआ है, एक कम्युनिटी बनी हुई है, एक तरीके से हम एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, हमारी नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं एक दूसरे की हेल्प से। दैट्स अ इकोसिस्टम। अब एक वर्ड आता है बायोम्स। देखो ये वर्ड जो है एक तरीके से इकोसिस्टम से ही निकला हुआ है। अब क्या होता है, एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड है, लार्ज इकोसिस्टम है, उसमें क्या हो रहा है, सिमिलर क्लाइमेट से एबायोटिक फैक्टर्स भी सेम है, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी सेम है, उसे हमने क्या बोला है, बायोम्स बोला है। ओके, देखो इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेरियस, मैं कहूँ डाइवर्स टाइप के आपको प्लांट्स, एनिमल्स देखने को, चीजें आपको देखने को मिलेगी, क्लाइमेट्स आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। बट बायोम्स के अंदर क्या होता है, ये एक लार्ज एरिया है, बट इसमें जो स्पेसिफिक क्लाइमेट रहता है, ठीक है, एबायोटिक फैक्टर्स जो भी हैं वो सेम रहते हैं। जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ एक पर्टिकुलर रीजन की बात करूँ, जैसे फॉरेस्ट की बात करूँ, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, डेंस ट्री देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं डिजर्ट की बात करूँ तो वहाँ पे कैसा क्लाइमेट देखने को मिलेगा, आपको हॉट ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलेगा, वहाँ पे एबायोटिक फैक्टर में आपको सैंड देखने को मिलेगी, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको डिजर्ट में जो ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं वो देखने को मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि जैसे जिस एनिमल को पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट, जैसे कैमल की बात करूँ, वो डिजर्ट में रह सकता है क्योंकि उसको पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, ठीक है, वो पानी अपने हिसाब से स्टोर कर सकता है, उस पर्टिकुलर रीजन में वो अडेप्ट हो चुका है, तो वो बायोम्स के अंदर, उस पर्टिकुलर बायोम के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जैसे डिजर्ट बायोम, ठीक है, ग्रासलैंड बायोम, लार्ज एरिया, सेम क्लाइमेट रहता है, एबायोटिक फैक्टर्स भी सेम है और एक तरीके के ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं, तो उसे हमने क्या बोला, बायोम बोला, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, बट याद रखना थोड़ा लार्ज इकोसिस्टम होता है ना, लार्ज एरिया होता है। ओके, वर्ड आता है एक फ्लोरा एंड फोना, ठीक है। देखो ये वर्ड जो है बहुत ही कॉमन वर्ड है, अगर आप अभी साइंस पढ़ रहे हैं और इसके बाद जब हायर क्लास में जाएंगे तो ये वर्ड आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको क्या प्रोफेशनलिज्म दिखाना है, अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से वर्ड भी यूज करने पढ़ेंगे। देखो प्लांट्स हो गया, ट्रीज हो गया, ये वर्ड तो हम यूजली यूज करते हैं, इंग्लिश की लैंग्वेज है, बट अगर हम साइंटिफिक की बात करें तो हमें मोस्टली जो साइंटिफिक लैंग्वेज, जो साइंटिफिक वर्ड डिनोट किए गए हैं, किसी ना किसी चीज़ को बताया गया है कि भाई किस चीज़ को इससे एक्सप्रेस किया जाता है, तो हमें वो यूज करना रहता है ताकि हम ज़्यादा लोगों को अप्रोच कर पाए, ठीक है। अगर मैं कहूँ प्लांट्स तो हो सकता है इंग्लिश स्पीकिंग लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ जाए, ठीक है। मैं कहूँ पेड़ तो हिंदी स्पीकिंग लोग अच्छे तरीके से समझ जाए, ठीक है। बट हमारी अर्थ पे इतनी सारी लैंग्वेजेस है कि सबको समझाना मुश्किल है, तो पर्टिकुलर जो वर्ड दिए गए हैं किसी पर्टिकुलर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें वो यूज करने पड़ते हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो रीच है वो ज्यादा हो। वैसे ही फ्लोरा और फोना एक वर्ड है, सिंपल वर्ड ही एक तरीके से कहूँ। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट जो कि पर्टिकुलर रीजन में मिलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं, ठीक है। फोना एक वर्ड है जो कि किसके लिए यूज होता है, एनिमल के लिए यूज होता है, तो पर्टिकुलर एरिया के एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, फोना। पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स को क्या बोलेंगे, फ्लोरा, ठीक है। तो फ्लोरा फोना, प्लांट्स एंड एनिमल, फ्लोरा फोना, ठीक है। बहुत सिंपल चीजें थी, ज्यादा कुछ खास इसमें था नहीं। अब फ्लोरा की बात करें, यानी कि किसकी बात कर रहा हूं मैं, प्लांट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो इंडिया हैज अराउंड 45,000 प्लांट स्पीसीज, इतनी सारी स्पीसीज है इंडिया के पास, खाली इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूं, ओके। जिसके अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स कितने, 15,000, एल्गी की स्पीसीज है 1676, लाइकन की स्पीसीज है 1940, हमारे पास स्पीसीज है 12,480, जिम्नोस्पर्म से हमारे पास 64 टाइप्स के, ब्रायोफाइट्स है 2,843 टाइप्स के, टेरिडोफाइट है 1,012 टाइप्स के, ठीक है। इसके अलावा भी इतनी सारी स्पीसीज हमारे अर्थ में प्रेजेंट है कि उनको हमें नाम भी नहीं दे पाए हैं, ठीक है। अराउंड 8 मिलियंस के आसपास, जिसमें से हमने सिंपली 1.7 मिलियन स्पीसीज को ही नाम दिया है। इसके अलावा इतनी सारी स्पीसीज बाकी जिनको हमें नाम देना है, ठीक है, हमें उसको ढूंढना है, ओके। तो डिस्कवरी होती रहती है, नंबर बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, डिपेंड करता है क्या सिचुएशंस है, ओके। फौना की बात करें तो इंडिया हैज अबाउट 81,251 एनिमल स्पीसीज। ध्यान रखना ये डेटा अप टू डेट नहीं है, बट ज्यादा पुराना भी नहीं है, 2020 के आसपास का ही डेटा है, ओके, जो कि रिप्रेजेंट करता है 6.7% ऑफ द वर्ल्ड्स फौना, ठीक है। हमारे पास कितनी स्पीसीज है, 81,251, जो कि ओवरऑल का कितना पार्ट है, 6.67%, ओके। जिसमें से हमारे पास कितनी इंसेक्ट टाइप है, 60,000 टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स प्रेजेंट है ओनली इन इंडिया,
birds 1228, fishes 2546, mollusca 5000, mammals 372, reptiles 446, amphibians 204, इतनी टाइप्स की स्पीसीज हमारे इंडिया में खाली प्रेजेंट है। सो वर्ल्ड में कितने टाइप्स की प्रेजेंट होगी, ठीक है, तो डिपेंड करता है। अब ये जो डेटा मैंने आपको बताया, ठीक है, ये डेटा तो कहीं हवा से तो आ नहीं गया, ठीक है, इस डेटा को कहीं ना कहीं तो तैयार किया होगा, किसी ने तो इसको बनाया होगा, किसी ने ये हमें जानकारी दी है, ठीक है। तो वो जो जानकारी हमें दी है उस डिपार्टमेंट या मैं कहूँ उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ZSI। ये क्या करता है, सर्वे कंडक्ट करता है फौना रिसोर्सेज के लिए, ठीक है, फौना रिसोर्सेज के लिए इन द कंट्री। ध्यान रखना, जूलॉजिकल सर्विस फौना रिसोर्सेज के लिए, नॉट फ्लोरा, ओके। नाउ अभी मैं तक इतनी बार मैंने स्पीसीज वर्ड यूज किया होगा, आई होप इसका मतलब आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो मैं सिंपली टाइप्स एक तरीके से बता सकता हूँ, ठीक है, और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। देखो स्पीसीज क्या है, स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन का ग्रुप है जो कि कैपेबल है किसमें, इंटरब्रीडिंग में। इंटरब्रीडिंग का मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, रिप्रोडक्शन में आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका। इंटरब्रीडिंग का मतलब क्या है, सिंपली प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग विथ मेंबर ऑफ ऑन स्पीसीज बट नॉट विद द अदर्स। स्पीसीज क्या होता है, ठीक है, स्पीसीज मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। जैसे मैंने कहा ह्यूमंस, ठीक है, या मैं कहूँ होमोसेपियंस, ठीक है, वो क्या एक तरीके से क्या एक स्पीसीज है, एक स्पीसीज है जो कि क्या करती है, इंटरब्रीडिंग करती है और अपने नंबर्स को, अपने ऑफस्प्रिंग के नंबर को, अपनी मेंबर्स को बढ़ाते हैं, ठीक है। बट ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो इंटरब्रीडिंग होती है किसी और एनिमल्स के साथ हो जाती है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ओके। फॉर एग्जाम्पल बकरी है, डॉग है, कैट है, ये सारी क्या है, ये सारी स्पीसीज हैं, ठीक है। अब कैट की स्पीसीज, अब आपने टाइगर है, लॉयन है, चीता है, पांडा है, पैंथर है, इतनी सारी स्पीसीज प्रेजेंट है, ठीक है, सिंपली। तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, सेम टाइप की स्पीसीज, जो स्पीसीज है वो इंटरब्रीडिंग करती है और क्या करती है, ऑप्शन को प्रोड्यूस करती है। ऐसा नहीं है कि वो दूसरी स्पीसीज के साथ इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकती, ओके। मैं ये टोटली मना नहीं करूंगा, ठीक है, बट वो जनरली ऐसा नहीं करते हैं, ओके। नहीं तो आप मुझे कहो कि टाइगर और लॉयन लाइगर इस तरीके से नहीं होता, ओके, इस तरीके से अभी नहीं है, ये पॉसिबल है, बट स्पीसीज हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर टाइप की जो है स्पीसीज, जैसे हमने कहा इंसान तो ह्यूमंस, कैट तो कैट, डॉग तो डॉग, स्पीसीज है, ओके। कैमल्स तो कैमल, हॉर्स तो हॉर्स, एलिफेंट्स तो एलिफेंट्स, सिंपल स्पीसीज, ओके। अब ये जो स्पीसीज है इसको हमने एक कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, सिंपल मैं कहूं इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं कुछ, एक ऐसी स्पीसीज है जो कि खत्म होने के कगार पे है, उसे हमने क्या नाम दे दिया, इंडेंजर्ड, ठीक है। स्पीसीज दैट आर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस इन नंबर, ऐसी स्पीसीज जो कि नंबर्स में बहुत ही तेजी से गिर रही है, ठीक है, बहुत ही तेजी से खत्म हो रही है और माना जा रहा है कि वो कुछ टाइम में खत्म हो जाएंगी, ठीक है, कंप्लीटली खत्म हो जाएंगी। उन स्पीसीज को हमने क्या बोला है, इंडेंजर्ड स्पीसीज। जैसे मैं बात करूं इंडेंजर्ड स्पीसीज में आपको देखने को मिलेगा, डोडो देखने को मिलेगा, सॉरी डोडो बोल रहा हूं, जैसे बंगाली टाइगर हो गया, एशियाटिक लोयंस हो गया, ठीक है, ये जो स्पीसीज है कुछ टाइम में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। वन हॉर्न राइनोसोरस हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, रेड पांडा हो गया, ये जो सारी स्पीसीज है ये धीरे धीरे खत्म होने जा रही है, ठीक है। हाँ, अब इन सब के खत्म होने का कारण क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, लैंड वाटर सॉइल हर तरह का पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, जिससे जो स्पीसीज धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जिनकी वजह से उनको फूड नहीं मिल पा रहा है, उनको शेल्टर नहीं मिल पा रहा, लॉस ऑफ हैबिटेट, शेल्टर नहीं मिल रहा है, ह्यूमन का इंटरफेरेंस है, हम उनको मार दे रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ठीक है, उसको हम पोच कर रहे हैं, हंट कर रहे हैं, ठीक है। इन सभी रीजन की वजह से क्या हो रहा है, वो जो स्पीसीज है धीरे धीरे खत्म हो रही जा रही है, ठीक है। अब इसके ऊपर भी हमारे पास एक कम्युनिटी है, मैं कहूँ एक मिनिस्ट्री है, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC, ठीक है। ये क्या है, एक कम्युनिटी है, इसके अकॉर्डिंग 2022 के अकॉर्डिंग इंडिया के पास कितनी 73 स्पीसीज है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब क्या है, ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज में है, इसके बाद वो क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ठीक है, खत्म हो जाएगी, ओके। इंडेंजर्ड स्पीसीज की मैं आपको बात करूं तो आपको बता चुका, स्नो लेपर्ड, बंगाल टाइगर, एशियाटिक लॉयन, पर्पल फ्रॉग, इंडियन जायंट स्क्विरल, ये सारी जो स्पीसीज है ये इंडिया में खत्म होने वाली है, ठीक है।
इंडेंजर्ड प्लांट्स की बात करो तो अम्ब्रेला ट्री, मालाबार लिली, रफलेशिया फ्लावर जो आपको पता है कि सबसे बड़ा फ्लावर है, इंडियन मालो मोस्टली प्लांट्स, ठीक है। ये जो सारी स्पीसीज मैंने नाम लिए, ये सारी स्पीसीज इंडेंजर्ड है, आने वाले कुछ सालों में ये खत्म हो जाएगी अगर हमें हमें इन्हें नहीं बचाए। इसके अलावा और भी इंडेंजर्ड स्पीसीज जैसे लॉयन एंड मकाओ, इंडियन राइनोसोरस, नीलगिरी टार, ये जो सारी स्पीसीज है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ठीक है। कुछ ऐसी स्पीसीज है जो कि कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुकी है, आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि डायनासोरस खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो इस एक्सटेंड स्पीसीज का मतलब क्या है कि जो अब एग्जिस्ट नहीं करते अर्थ के पे, ठीक है, उन्हें हमने क्या नाम दे दिया, एक्सटेंट स्पीसीज, जैसे डायनासोरस और डोडो, ये क्या हो चुकी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, एक्सटेंट हो चुकी है, ओके। अब बात करते हैं एंडेमिक स्पीसीज की। अब एंडेमिक स्पीसीज क्या है, देखो plants and animal found exclusively in a specific geographical area and not usually occurring anywhere else। मान लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर रीजन है, पर्टिकुलर इकोसिस्टम है, उसी पर्टिकुलर रीजन में हमें उस टाइप का स्पीसीज, उस टाइप के एनिमल, उस टाइप के प्लांट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उसको हमने क्या बोला, उस एरिया का एंडेमिक स्पीसीज है। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरा, मैं आपको एग्जाम्पल जैसे साल ट्री, मैं ये कहूँ सोरिया रोबस्टा, ये क्या है, एंडेमिक फ्लोरा है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, खाली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, पचमढ़ी के एरिया में देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश के पचमढ़ी रीजन में ही आपको ये देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ये हर कहीं उगता हुआ मिल जाएगा। तो ये कहाँ का है एंडेमिक स्पीसीज है, पचमढ़ी का। पौधा की बात करें तो बिजोन, इंडिया गौर या इंडियन जायंट स्क्वायरल और फ्लाइंग स्क्वायरल, ये सब क्या है, पर्टिकुलर इंडिया में देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये क्या है, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में देखने को मिल रही है, ठीक है। जियोग्राफिकल एरिया में कौन, पर्टिकुलर लैंड एरिया में देखने को मिल रही है ना, ऐसा तो नहीं है कि आपको हर जगह देखने को मिल जा रही है। सो ऐसी स्पीसीज जो कि पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में ही देखने को मिलती है, हर जगह आपको देखने को नहीं मिलती, उन स्पीसीज को हमने बोला है एंडेमिक स्पीसीज, ओके। अब स्पीसीज को बचाने के लिए और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम को लॉन्च किया है। वैसे ही एक प्रोग्राम है प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, जो कि लॉन्च हुआ था अप्रैल 1 1973 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो पॉपुलेशन है टाइगर्स की वो बहुत तेजी से घट रही थी। जैसे जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो 40,000 से घट के 1827 आ गई। सोच सकते हो कितना ड्रास्टिक चेंज है। उस टाइम पे ये क्या इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ गया होगा। 1972 में ये इतने कम हो गए थे, 1827, कहाँ 40,000, कहाँ 1827, कितना कम हो गया। तो इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया, जिसका आउटकम हमें देखने को मिला कि जो टाइगर की पॉपुलेशन थी जो कि 2006 में 1400 थी, वो 2967 हो गई इन 2018 के अंदर, ठीक है। तो इसका हमें काफी अच्छा फायदा देखने को मिला हुआ, ठीक है। ये प्रोजेक्ट जो इनिशिएट किया गया था कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि फर्स्ट नेशनल पार्क है अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर, ओके। इस तरीके से प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा। इसका फोकस था कि जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी ह्यूमंस के बीच में और एलिफेंट्स के बीच में, उसको कम किया जाए, ठीक है। देखो हमने क्या किया है, हमने रास्ते के लिए क्या जंगल के बीच में से रास्ता काट दिया है। अब जो एलिफेंट्स है वो मोस्टली जंगल में रह रहे हैं और उनके और ह्यूमंस के बीच में काफी आपको इंटरेक्शन देखने को मिलता है, जिससे क्या हो रहा था, एलिफेंट्स को बहुत ही नुकसान हो रहा था। इसी चीज को कम करने के लिए ये प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेशन राइनो लॉन्च किया था राइनोसोरस को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडियन राइनोसोरस के लिए, ठीक है, जो कि इसकी वजह से उसकी पॉपुलेशन घट गई थी। क्यों? उसकी हंटिंग की वजह से, उसके शिकार की वजह से, क्योंकि उसकी जो चमड़ी होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है, ठीक है, बहुत ही मजबूत होती है, ठीक है। इसका इंप्लीमेंटेशन हमें देखने को मिल जाता है दुधार नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, और प्रोटेक्शन देखने को मिला था काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर, ठीक है। तो आपको एग्जांपल भी याद रख सकते हैं। लॉयन सेंचुरी इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, प्रोपोज्ड इन 1972 इन गुजरात। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? एशियाटिक लायन के प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि एशियाटिक लायंस क्या इंडेंजर्ड स्पीसीज थे, ठीक है। और कहाँ पे इसको इनिशिएट किया गया था? गिर सेंचुरी के अंदर, ओके। इसके अलावा क्रोकोडाइल ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 1975 में। इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो इंडेंजर्ड क्रोकोडाइल स्पीसीज है, इंक्लूडिंग फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स और रेयर घड़ियाल, ठीक है, ये जितनी भी स्पीसीज है क्रोकोडाइल की, इनको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। इनकी भी बहुत तेजी से इनकी जो पॉपुलेशन है ये घट रही थी। और इस चीज को इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे एक्ट लाएगा, जैसे मद्रास वाइल्ड लाइफ एक्ट 1873,
वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट 1912, ऑल इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इन सब चीजों को हमने इम्प्लीमेंट किया जिससे हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सके। ठीक है, इसके अलावा अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से जो स्पीसीज का जो नंबर है वो धीरे धीरे घट रहा है, इंडेंजर्ड स्पीसीज और इंडेंजर्ड होती हुई जा रही है। ओके, तो हमें ध्यान रखना है, हमें बचा के रखना है स्पीसीज को, नहीं तो जो बैलेंस है, इकोलॉजिकल जो बैलेंस है ह्यूमंस और एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, वो डिस्टर्ब हुआ तो कहीं ना कहीं हमें परेशानी होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, अगर आपको मालूम है कि जो लायन है वो अपने फूड के लिए डियर या फिर अदर एनिमल्स पर डिपेंड करता है, अगर वो सारे एनिमल्स ही खत्म हो जाते हैं तो क्या होगा, लायंस का नंबर अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें नुकसान और देखने को मिला। ऐसे ही नुकसान हमें देखने को मिलेगा अगर मान लो पूरे प्लांट्स खत्म हो जाते हैं, एग्रीकल्चर खत्म हो जाता है, हमें खाना मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, हम मर जाएंगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ चिड़िया है और इंसेक्ट्स हैं, अगर चिड़िया पूरी तरीके से खत्म हो जाए तो इंसेक्ट का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे हमें ही प्रॉब्लम होगा कि इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हुआ। ठीक है, चिड़िया का नंबर बहुत ज्यादा होगा, इंसेक्ट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। हमें इन जितनी भी स्पीसीज हैं उनका बैलेंस हमें हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर उनका बैलेंस डिस्टर्ब हुआ तो हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। अब बात आती है रेड डाटा बुक। ये एक इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, मैं कहूंगा एक डॉक्यूमेंट है, रिकॉर्ड है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, जो कि इसके अंदर जो रेयर और इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, ठीक है, स्पीसीज है, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो फंगाई हो, ठीक है, चाहे जितनी भी चीजें हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सबका हमने क्या किया है, उन सबको हमने डॉक्यूमेंट कर दिया, उन सबको हमने इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, सिंपली जो क्रूशियल डाटा है स्टडी के लिए, ठीक है, मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है, हमें देखो, हमने जैसे मैंने कहा कि प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट लॉयन स्टार्ट किया, हमारे पास एग्जैक्ट नंबर था कि हाँ 40,000 से वो 1800 पहुंच गए। तो हमें एक तरीके से हमारे पास क्या प्रेजेंट था, रिकॉर्ड प्रेजेंट था कि हाँ ये चीजें कम हो रही है। अगर हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होती चली गई है। तो रेड डाटा बुक क्या कर रही है, सिंपली वो हमें डेटा प्रोवाइड कर रही है जो कि इंपॉर्टेंट है किसी भी एंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाने के लिए। ठीक है, तो रेड डाटा बुक का सिंपल सा काम है कि वो हमारी हेल्प करती है ऑब्जर्वेशनल स्टडी में, मॉनिटरिंग प्रोग्राम, जो कि उनके हैबिटेट और हैबिट्स को, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है और रेयर स्पीसीज, उनकी हैबिटेट, उनकी हैबिट्स को हमें पता करने में, हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, टू आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट द स्पीसीज दैट आर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, जो खत्म होने वाली है उनको बचाने का ये काम, बचाने में हमें हेल्प करती है बाय प्रोवाइडिंग डेटास। ओके, रेड डाटा बुक को मेंटेन कौन करता है, देखो ये जो बुक है ये इंटरनेशनल बुक है और इसे मेंटेन करता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा। रेड डाटा बुक को कौन मेंटेन करता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, जो कि कब फाउंड हुआ था, 1964 में। इसका बहुत ही सिंपल सा एम है टू मेंटेन ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी स्पीसीज, जितनी भी स्पीसीज है। मैं रेड डाटा बुक की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, रेड डाटा बुक में तो चलो जो इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो स्पीसीज, उनका डेटा प्रेजेंट है, लेकिन IUCN का जो मेन एम है वो है कि वो कंप्लीट रिकॉर्ड रखे एवरी स्पीसीज का। ठीक है, दैट इज एवर, जो कभी रहा था, ठीक है, जिसके साथ कभी हम दैट लिव एंड वर्क टुवर्ड्स नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा काम है, जितनी भी स्पीसीज है उन सबका ये डेटा मेंटेन करके रखती है। ओके, क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलता है रेड डाटा बुक के अंदर भी। ठीक है, हमने कहा कि ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है, तो मतलब ये खत्म होने वाले स्पीसीज है, लेकिन इसमें भी हमारे पास कई सारी कैटेगरीज हैं कि ये कुछ सालों में खत्म होने वाले, आने वाले 10 सालों में खत्म होगी, आने वाले 5 सालों में खत्म होगी, आने वाले कुछ महीनों में ही खत्म हो जाएगी। ये सारी चीजें हमारे पास, इस सबको क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास क्या है, काफी सारी कैटेगरीज हैं, जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अब क्रिटिकली का मतलब क्या होता है, ICU का नाम आपने सुना था, क्रिटिकल केयर यूनिट होता है। ठीक है, सो ICU में क्या हो रहा है, देखो ICU हो रही, बोला क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होंगी, ऐसी स्पीसीज जो कि एक्सट्रीम हाई रिस्क पे एक्सटेंशन के। ठीक है, उसको हमने किस कैटेगरी के अंदर रख दिया, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, इसके अलावा इंडेंजर्ड स्पीसीज जो कि जिनका रिस्क है कि हाँ वो खत्म होने वाली है। वल्नरेबल का मतलब क्या है, वल्नरेबल का मतलब क्या है, जैसी स्पीसीज जो कि आने वाले कुछ सालों में इंडेंजर्ड हो जाएंगी। ठीक है, अभी इंडेंजर्ड नहीं है, बट आने वाले, अगर हमने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, उसको कंजर्व नहीं किया, तो एक्सटेंड एंडेंजर्ड स्पीसीज में अंदर आ जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल्स में याद रख सकते हैं ब्लैक बक,
ग्रेट इंडियन राइनोसोरस, हिमालयन मस्क डियर, ठीक है, ये सारी क्या इंडेंजर्ड स्पीसीज है। ओके, सो यहाँ पे जो पार्ट था हमारा थोड़ा सा पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि कंजर्वेशन, जो इस चैप्टर का नाम ही है, वो स्टार्ट होने वाला है और उसको समझते हैं, ठीक है। कंजर्व का मतलब क्या होता है? कंजर्व का मतलब सिंपल समझ सकते हैं, प्रोटेक्शन। ओके, कंजर्व का मतलब क्या है? प्रोटेक्शन, ठीक है। प्रोटेक्शन कह लो, सेव कह लो, ठीक है। तो कंजर्वेशन मतलब सिंपली क्या है? प्रोटेक्शन एंड सेव। तो द मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है, द मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज टू इंश्योर दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल बेनिफिट फ्रॉम द लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम विदाउट हार्मिंग द नेचुरल एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। ये हो गई साइंटिफिक डेफिनेशन, ठीक है। मुझे मालूम है कि आपके सर के ऊपर से चली गई होगी, कुछ लोग को समझ में भी आ गई होगी, क्योंकि ज्यादा टफ भी नहीं है वैसे तो, ठीक है। अब कंजर्वेशन का मतलब क्या है? सिंपली मैंने आपको बताया कि ये जो रिसोर्सेस है, आपको पता है फॉरेस्ट रिसोर्स है, अब इस चीज को हमने क्या किया है? मेंटेन करके रखना है, हमें इसे सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है, ठीक है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट से क्या होगा? हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशंस, जितने ज्यादा लोग इस रिसोर्स का फायदा उठा पाए, ठीक है, इस चीज को मेंटेन करके रखने का काम, इस चीज को मैनेज करने का काम सिंपली क्या है? कंजर्वेशन है, ठीक है। अब कैसे मैनेजमेंट करना है? देखो, बेनिफिट तो हमें प्रोवाइड करवाना ही है फॉरेस्ट से, देखो रिसोर्सेस हैं और उसका हमें बेनिफिट तो लेना है, ठीक है, तभी तो हमारे लिए रिसोर्स है। बट हमें इस तरीके से उनका यूज नहीं करना है कि वो उनको बहुत ज्यादा हार्म हो, वो खत्म हो जाए, ऐसा हमें यूज नहीं करना। तो हमें कुछ लिमिट्स में काम करना है, कुछ हमें लिमिट्स में बेनिफिट लेने हैं, ठीक है। इसी लिमिटिंग फैक्टर का नाम हमने दे रखा है कंजर्वेशन, कि हम सिंपली किसी भी रिसोर्स को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग, आने वाले मेरी फ्यूचर जनरेशन भी इन चीजों का फायदा उठा पाए। पता चला कि हमने ही पूरी चीजों को, पूरे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लिया और वो खत्म हो गई, तो आने वाले फ्यूचर जनरेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इस चीज को मेंटेन करने का काम, इस चीज को मैनेज करने का काम हमारा क्या कहलाता है? कंजर्वेशन कहलाता है। ओके, सिंपल वर्ड में कहूं तो प्रोटेक्ट एंड सेव या प्रिजर्व। ओके, कंजर्वेशन का पर्पस क्या है? टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड मैनेज वाइल्ड लाइफ, ठीक है। वाइल्ड लाइफ हो गई या फिर नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कि फॉरेस्ट और वाटर, इन सभी चीजों को मेंटेन करने का काम क्या होता है? कंजर्वेशन होता है। नॉट ओनली प्लांट्स एंड एनिमल, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ किसी भी चीज का हो सकता है, जिस चीज को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कंजर्वेशन हो सकता है। टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, विविधता, बड़े बहुत सारी स्पीसीज को हम मेंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है। विच हेल्प इन मेंटेनिंग रिकवरिंग इंडेंजर्ड एंड एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज, ठीक है। प्लांट स्पीसीज जो इंडेंजर्ड है उन सबको हम वापस रिकवर कर पाए, सिंपल कंजर्वेशन हमें हेल्प करता है, ठीक है। कंजर्वेशन का बेसिक पर्पस ही यही है, ठीक है। अब दो तरीके के कंजर्वेशन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ध्यान रखना, तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल में दो टाइप के कंजर्वेशन हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है इन सिटू कंजर्वेशन, एक होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। अब इन सिटू, एक्स सिटू, इनके नाम ही चीजें छुपी हुई है। हमने क्या किया? कंजर्वेशन हम कर रहे हैं, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल का कंजर्वेशन कर रहे हैं, पर्टिकुलर स्पीसीज का हम कंजर्वेशन कर रहे हैं, बट उनके नेचुरल हैबिटेट, हैबिटेट मतलब समझ लो उनका घर, ठीक है। जैसे शेर कहाँ रहता है? जंगल में रहता है, फिर ग्रासलैंड में रहता है, ठीक है। तो हम उनको वहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम उन्हें उनके एरिया से बाहर निकाल के प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो जब हम उनको उन्हीं के नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व कर रहे हैं, तो उस कंजर्वेशन को हमने नाम दिया है इन सिटू कंजर्वेशन। ओके, तो जब भी हम किसी भी नेचुरल किसी भी स्पीसीज को हम उसके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करेंगे तो हम कहेंगे इन सिटू कंजर्वेशन। इसी का एग्जैक्टली अपोजिट है एक्स सिटू कंजर्वेशन। उसमें क्या होता है? उसमें जो स्पीसीज है उसको हम उसके हैबिटेट से बाहर लेके आते हैं, ठीक, उसको हैबिटेट से उसको बाहर लेके आएंगे, उसको कहीं और लेके जाएंगे और कहीं और ले जाके उसको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। उसको उसी के घर में प्रोटेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला? एक्स सिटू कंजर्वेशन। बहुत ही सिंपल चीज है, आई होप कि आपको समझ में भी आ रही होंगी। एग्जांपल की बात करूं, जैसे प्रोटेक्टिव वाइल्ड लाइफ, जैसे नेशनल पार्क हो गए, रिजर्व्स हो गए, इनमें हम क्या करते हैं? सिंपली जो स्पीसीज हैं उनको हम क्या करते हैं? उन्हीं के एरिया में उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। बट हमने जो जूस बना रखे हैं, ठीक है, बॉटेनिकल गार्डन्स बना रखे हैं, सीड बैंक्स बना रखे हैं, इसमें हम क्या करते हैं? जो भी जूस में एनिमल है, जू है, उसमें एनिमल को हम लाते हैं और वहां उनको प्रोटेक्ट करते हैं। बॉटेनिकल गार्डन में क्या करते हैं? बॉटेनिकल गार्डन में बॉटनिकल सिंपल क्या होता है? प्लांट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसमें प्लांट की स्पीसीज को लाते हैं, ग्रो करते हैं और इनको वहां पे प्रिजर्व करके रखते हैं। ऐसे सीड बैंक है जो कि एक्स सिटू कंजर्वेशन का पार्ट है। ये क्लासिफिकेशन का चार्ट है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में, जिसमें हमें एन सिटू, एक्स सिटू में हमने क्लासिफाई किया हुआ है। इन सिटू के अंदर प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं, जैसे नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, सेंचुरी हो गया। बायोस्फीयर रिजर्व भी दो टाइप के हो सकते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल हो गया, मरीन हो गया, मरीन मतलब एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे। एक्स सिटू की बात करो तो सीड बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, फील्ड जिम बैंक, ठीक है,
आर्बोरेटा, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, एक्वेरा, सेक्रेड प्लांट्स, होम गार्डन, ये सिटू कंजर्वेशन का पार्ट है। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इन सब चीजों को समझते हैं। जैसे इन सिटू कंजर्वेशन की बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ लिविंग सोर्सेज विद इन द नेचुरल इकोसिस्टम, उनके नेचुरल इकोसिस्टम में ही हम उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट इसका की कॉन्सेप्ट है, की एस्पेक्ट है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज इन द डिजाइनेटेड प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, उनके उसी के एरिया में हम उन्हें क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको मेंटेन करके रख रहे हैं। ठीक है, जैसे इंडिया की बात करिए 2023 का डेटा है, इंडिया के अंदर टोटल 106 नेशनल पार्क है, 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। तो ये जितनी भी चीजें प्रेजेंट है किसका पार्ट है, इन सिटू कंजर्वेशन का पार्ट है और हेल्प करते हैं कंजर्वेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल। ओके, एक्सेटिव कंजर्वेशन की बात करूं तो आपको जूस देखने को मिलेंगे, कई सारे आपको जूस देखने को मिल सकते हैं। एरिया डेडिकेटेड टू कंजर्विंग वाइल्ड एनिमल। ठीक है, बोटेनिकल गार्डन, प्लेस वेयर फ्लावर्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, जितने भी प्लांट्स की स्पीसीज है उनको ग्रो किया जाता है, उनको हेल्दी और काम इन्वायरमेंट दिया जा सकता है जिससे हम उसे प्रोटेक्ट कर सके। टिश्यू कल्चर करते हैं, एक टेक्निक है। ठीक है, फॉर ग्रोइंग प्लांट सेल, टिश्यू, सीड्स और अदर पार्ट इन द स्टेराइल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट मीडियम, सिंपली हम क्या कर रहे हैं, कल्चर का मतलब सिंपली हम किसी चीज को ग्रो कर रहे हैं। तो हम लोग प्लांट की सेल को, टिश्यू को, किसी के प्लांट के ऑर्गन को, प्लांट के सीड को, ठीक है, क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, एक स्टेराइल एनवायरनमेंट में, मैं कहूँ एक लेबोरेटरी स्टेराइल एनवायरनमेंट का समझ लो, जो कि हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, जिसमें कोई अदर ऑर्गेनिज्म का जैसे माइक्रोब्स का फैक्टर ही नहीं है। ठीक है, स्टेराइल एकदम प्योरली किसके लिए बना है, जिस चीज को हम ग्रो कर रहे हैं उन चीजों के लिए। ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडियम जिसमें वो आसानी से ग्रो कर सके। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर हो गया। की स्ट्रेटेजीज में आपको एक्सेप्टिव कंजर्वेशन में आपको सीड बैंक देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्रायो बैंक देखने को मिलते हैं। अब सीड बैंक क्या होता है, देखो, फैसिलिटेट दैट प्रिजर्व ड्राइड सीड। अब हमें प्लांट से सीड्स मिलते हैं। ठीक है, हम उनको क्या करते हैं, उसको लो टेम्परेचर पे स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जब भी जो सीड हमने उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, तो जब भी उसका एनवायरनमेंट आएगा, जब भी उसकी ग्रो करने का टाइम होगा, तो हम उसे ग्रो करवाएंगे, उस स्पीसीज को हम बचा के रखेंगे। ठीक है, उस स्पीसीज को एक्सटिंक्ट होने नहीं देंगे। उसको हमने सिंपल बीज बचा के रखा है, तो वो स्पीसीज खत्म हो पाएगी नहीं, हो पाएगी, दोबारा ग्रो करवा लेंगे हम। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सेप्टिव कंजर्वेशन कर सकते हैं। क्रायो बैंक क्या है, ये क्या करती है, प्रिजर्व सीड और इम्ब्रो एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। ठीक है, वैसे सीड बैंक का आपको एग्जांपल याद रखना था, मिलेनियम सीड बैंक, जो कि इंग्लैंड में प्रेजेंट है, जो कि लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, क्रायो बैंक क्या है, टेक्निक यूज्ड टू प्रिजर्व सीड और इम्ब्रो एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, टिपिकली इन द लिक्विड नाइट्रोजन एट 196 डिग्री सेल्सियस। दिस मेथड इज क्रूशियल कंजर्विंग एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, अब क्रायो बैंक में क्या करते हैं, अब जैसे हमने प्लांट्स की बात कर ली, ठीक है, सीड्स को हमने प्रिजर्व करके रख लिया। क्रायो बैंक में भी हम क्या करते हैं, जो सीड्स हैं और एम्ब्रॉयज हैं, ठीक है, अब एनिमल के जो एम्ब्रॉय है, एनिमल के और जो प्लांट के एम्ब्रॉय है, इनको क्या किया हमने, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे स्टोर करके रख लिया। ठीक है, मैंने आपको रिप्रोडक्शन में आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन होता है। हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर एम्ब्रॉय को ही अपने हिसाब से स्टोर करके रख लिया। उसी टेक्निक को हमने बोला है क्रायो बैंक। ठीक है, कितने टेम्परेचर पे करते हैं, जनरली हम लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर करके रखते हैं 196 डिग्री सेल्सियस पे। इसी स्पीसीज को जो कि हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पे है, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, उन स्पीसीज के लिए हम क्रायो बैंक यूज करते हैं। ओके, जो नेक्स्ट चैप्टर है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बायोडाइवर्सिटी वाला नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारी चीजें, तो उसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे। ये इन सिटू एक्सेप्टिव को हम दोबारा ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये और डिटेल में हमें नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ही पढ़ना है। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। देखो, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरियसनेस, या मैं कहूँ विविधता। ठीक है, हिंदी में विविधता होता है, या फिर मैं कहूँ वेरियसनेस, या फिर मैं डिफरेंट कह दूं। ठीक है, तो जब इंडिया के अंदर ही मैं कहूँ तो आपको कई सारी स्पीसीज देखने को मिल जाए। इन वर्ल्ड मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका, 1.7 मिलियन स्पीसीज है। ठीक है, तो हमारे पास कितने सारे टाइप की स्पीसीज हैं। ठीक है, 1.7 लाख 7 मिलियन मतलब ऑलमोस्ट 17 लाख स्पीसीज प्रेजेंट है इन अर्थ। लेकिन ये वो स्पीसीज जिन्हें हम जानते हैं, इनके अलावा कई सारी स्पीसीज जिनको अभी ढूंढना ही बाकी है, वो एक अलग ही प्रॉब्लम है। ओके, 1.7 मिलियन स्पीसीज हैं, डाइवर्सिटी देख सकते हो आप कितनी एरिया। तो डाइवर्सिटी का मतलब आपको समझ में है कि वेरियसनेस है, बहुत सारी स्पीसीज हैं। अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, देखो, डाइवर्सिटी ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। जैसे मैं बात करूं इंडिया के अंदर, इंडिया की बात, अगर मैं इंडिया बोल रहा हूँ कि हाँ डाइवर्सिटी इन इंडिया, तो मैं कहूंगा बायोडाइवर्सिटी। पर्टिकुलर एक रीजन की बात करो, पर इंडिया की बात करो, मैं कहूँ ब्राजील के अंदर की डाइवर्सिटी क्या है, तो मैं कहूंगा बायोडाइवर्सिटी ऑफ ब्राजील। ठीक है, तो ये क्या है, द वेराइटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटर रिलेशनशिप
एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट, उसे हमने क्या बोला है, बायोडायवर्सिटी। सो बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या है, वैरायटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, क्या है, बायोडायवर्सिटी। ठीक है, हमारी इंडिया में कई सारे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट का मतलब क्या है कि वहाँ बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपको स्पीसीज देखने को मिल जाएगी उसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर, जैसे हिमालय, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा रीजन, सुंदरलैंड जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड के पास है। ठीक है, मतलब इसका पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज देखने को मिलेंगे। ये क्या है, बायोडायवर्सिटी आपको देखने को मिल रहा है। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया के अंदर ये। ठीक है, अब बात करें बायोडायवर्सिटी को थ्रेट क्या क्या है। नेचुरल कॉजेस बात करें, जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, कंपटीशन बिटवीन स्पीसीज, लैक ऑफ पॉलिनेशन, डिसीज, ये सारी चीज जो है बायोडायवर्सिटी के लिए खतरा है एक तरीके से। ये तो होगी नेचुरल कॉजेस। अब नेचुरल कॉजेस में आपको मैंने बताया कि बाढ़ आ गई। ठीक है, तो बाढ़ आने से कई सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो सकती है, खत्म हो सकती है। अर्थक्वेक आ गया, नेचुरल डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर आ गया। ठीक है, लैंडस्लाइड हुई, कंपटीशन बिटवीन स्पीसीज, अब रेस लगी हुई है कि हमारी कम्युनिटी ग्रो करे, हमारी स्पीसीज ग्रो करे। ठीक है, ये आपको चीजें ह्यूमंस के अंदर भी देखने को मिलेगी, कंपटीशन। ठीक है, खुद ग्रो करने के लिए दूसरे को पीछे करना पड़ता है, कंपटीशन की बात है। ठीक है, ऐसी कंपटीशन में स्पीसीज में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस कंपटीशन की वजह से, ठीक है, चाहे वो फूड के लिए हो, शेल्टर के लिए कंपटीशन होता है, तो उसके वजह से भी बहुत सारी स्पीसीज खत्म हो जाती है। लैक ऑफ पॉलिनेशन है, तो प्लांट पॉलिनेट नहीं कर पा रहे हैं, पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। कई सारी डिसीज ऐसे फैक्टर आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस आया था, वो क्या है, नेचुरल कॉज है। उससे हो सकता था कि ह्यूमंस की पॉपुलेशन खत्म हो जाए, कई सारी स्पीसीज खत्म हो जाए, बट इतनी बड़ी नहीं हो पाई क्योंकि ह्यूमंस का नंबर बहुत ज्यादा था, लेकिन कर सकती हैं, बहुत सारी स्पीसीज को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ठीक है, मैन मेड कॉजेज जैसे डेवलपमेंटल एक्टिविटी, जैसे हमने हाउस बनाया, एग्रीकल्चर बनाया, कंस्ट्रक्शन किए, बहुत सारे डैम्स का, रिजर्वेयर्स का, रोड्स बनाया, रेलवे ट्रैक्स बना दिए जाके जंगल के अंदर, बायोडायवर्सिटी को हमने डिस्टर्ब करके रख दिया, उससे भी बायोडायवर्सिटी डिस्टर्ब होगी, बहुत सारी स्पीसीज को नुकसान होगा। ठीक है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान होगा, उनका जिस तरीके से वो इंटरेक्ट कर रही है एनवायरमेंट के साथ वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम चीजों को बिगाड़ रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, अगर हम कहीं भी हाथ डालते हैं तो वहां कहीं ना कुछ बिगाड़ के ही आ जाते हैं। ठीक है, हमेशा हम अपना ही फायदा देख रहे हैं, दूसरों का फायदा हम नहीं देखते हैं। ओके, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी से क्या होगा, देखो, occurs when essential habitat for a species are destroyed or when a species itself become extinct। अब बायोडायवर्सिटी कब लॉस हो जाएगी, जब जो हैबिटेट है वो खत्म हो जाए, ठीक है, या फिर जो स्पीसीज है वो खुद ही खत्म हो जाए, तो बायोडायवर्सिटी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी का मतलब सिंपल क्या है, जो हैबिटेट है या वो खत्म हो जाए या फिर जो स्पीसीज है वो अपने आप में ही खत्म हो जाए। तो हमें क्या देखने मिला, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। ठीक है, अब बायोडायवर्सिटी को हम बचाना क्यों, देखो नुकसान हो रहा है ये पता चल गया, हमें बचाना क्यों ये भी पता होना चाहिए। प्रिजर्व द कंटिन्यूटी ऑफ द फूड चेन, ये एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। मैंने आपको कहा कि प्रेडेटर एंड प्री होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डियर और लायन है। ठीक है, डियर अपने फूड के लिए ग्रास पे डिपेंड करती है और जो लायन है अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड कर रहा है, फूड के लिए अपने डिपेंड कर रहा है और डियर के ऊपर। तो मान लो डियर खत्म हो गई तो लायन को फूड मिलेगा क्या, नहीं, वो तो घास, शेर तो घास खाता नहीं है तो मर जाएगा। ठीक है, तो इससे फूड चेन डिस्टर्ब हो गई। हम ह्यूमंस की बात करें तो हम प्लांट से एनिमल लेते हैं। ठीक है, और कुछ एनिमल से भी हम कुछ एनिमल से भी हम फूड लेते हैं। तो अगर वो एनिमल ही एक्सटिंक्ट हो जाए, वो प्लांट से एक्सटिंक्ट हो जाए, जो कि हम जैसे हम फूड इंटेक करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हमें प्रॉब्लम होगी, फूड चेन डिस्टर्ब होगा, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हमें फूड नहीं मिलेगा, तो हम हमारी जो जनरेशन है वो मेंटेन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, डायवर्सिटी क्या करती है, मेंटेन जेनेटिक डायवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जेनेटिक डायवर्सिटी मींस उनके जीन्स के अंदर आपको वेरियस टाइप के चीजें देखने को मिलती है, जैसे आपको कई सारे टाइप के फ्लावर देखने को मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर देखने को मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कैट के अंदर ही तो आपको कई सारी स्पीसीज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैं आपको बात करूं सरसों के अंदर, सरसों बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, सरसों में आपको लाल, पीला, काला सरसों देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, डायवर्सिटी देखने को मिल रही है। हमें एक स्पीसीज के अंदर भी बहुत सारी सभी स्पीसीज देखने को मिलती है। ओके, प्रोवाइड इमीडिएट सोसाइटल बेनिफिट्स सच एज रिक्रिएशन एंड टूरिज्म। बायोडायवर्सिटी क्या करती है, रिक्रिएशन, इंजॉयमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, अगर आपने नेशनल पार्क घूमा होगा, ठीक है, तो वहां आपको क्या पता चलता है। ठीक है, अगर आपने जू गया होगा तो वहां पे आपको कई सारी चीजें, आप इंजॉयमेंट ले जा रहे हो। ठीक है, अगर बायोडायवर्सिटी है किसी पर्टिकुलर एरिया में और आप जा रहे हो घूमने के लिए तो उससे टूरिज्म बढ़ेगा, आपका इंजॉयमेंट होगा, ये भी फायदा होता है।
इंश्योर सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम ऑन अर्थ। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से क्या होता है, हम चीजों को मेंटेन करके रख पाते हैं। ठीक है, मेंटेन कर पाते हैं लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, जो कि इंपॉर्टेंट है सभी ऑर्गेनिज्म के लिए। हम अगर इंटरवेंशन करते हैं उन चीजों में और डिस्टर्ब करते हैं उन चीजों को, तो उन सभी चीजों का एग्जाम जो नुकसान है वो जितनी भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी स्पीसीज है, उन सबको भुगतना पड़ता है उस पर्टिकुलर रीजन, उस पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी के अंदर। ओके, बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बिग कैट, इंडिया इज द ओनली कंट्री विद 5 स्पीसीज ऑफ द बिग कैट। बिग कैट कौन कौन सी, लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड क्लाउडेड लेपर्ड। ये जो 5 बिग कैट स्पीसीज है ये खाली आपको इंडिया में देखने को मिल रही थी। बायोडाइवर्सिटी इंडिया की, द चीता बिकम एक्सटिंक्ट इन द 1950s फ्रॉम द इंडिया। देखो चीता एक्सटिंक्ट हो चुका है 1950 ऑफ इंडिया। तो ये किस तरह की एक्सटिंक्ट स्पीसीज है। रॉक शेल्टर हमें देखने को मिलते हैं, फाउंड इन द सतपुरा नेशनल पार्क। दे प्रोवाइड प्री हिस्टोरिक एविडेंस ऑफ द ह्यूमन लाइफ। ठीक है, जो पुराने जमाने में ह्यूमंस है उनके हिस्ट्री को हमें बताता है। ठीक है, रॉक शेल्टर्स के अंदर हमें हिस्ट्री पता चलती है पुरानी ह्यूमंस की लाइफ कैसे थी। ठीक है, विद 55 आइडेंटिफाइड इन पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, जिसमें से हमें मोस्टली कहाँ देखने को मिल रहा है, पचमढ़ी रीजन में देखने को मिलते हैं। ओके, इसके अलावा सेक्रेट ग्रुप्स, forest area protected commonly due to the tradition with knowledge passed down orally through songs, proverbs and rituals। सेक्रेट ग्रुप का मतलब क्या, एक ऐसा फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन करना जैसे पर्टिकुलर एरिया में प्रोजेक्ट है, आप फॉरेस्ट है और उस एरिया के जो फॉरेस्ट है, उस एरिया के जो फॉरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ओके, वही के कॉमन लोगों के द्वारा। ठीक है, वहां पर जो लोग रहते थे, मान लेते हैं कि आदिवासी लोग रहते हैं और उस पर्टिकुलर एरिया को फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो किस तरीके से जाएगा, सेक्रेट ग्रुप के अंदर जाएंगे। वो अपने एरिया को खुद ही कम्युनिटी बना के क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो सेक्रेट ग्रुप्स का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो अपनी इंफॉर्मेशन है इस चीज को, जो उनका जो एम है प्रोटेक्शन का, वो धीरे धीरे उसको पास करते ओरली, गाना गा के, प्रोवर्ब, रिचुअल्स कर करके, इन सब चीजों की हेल्प से क्या करती है, इंफॉर्मेशन को फैलाते हैं कि हमें कंजर्वेशन करना है फॉरेस्ट रिसोर्सेज का। ठीक है, तो ये चीजें थी बायोडाइवर्सिटी के अंदर, आपको ये सारी चीजें थी। अब पीबीआर, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, ये क्या है समझने की बात है। अब जैसे रेड डाटा बुक है वैसे ये भी एक डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर लोकल बायो रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं हमें कंजर्वेशन और नॉलेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, हमें इंफॉर्मेशन दे रही है लोकल बायो रिसोर्सेज के बारे में और कंजर्वेशन के बारे में, और उस पर्टिकुलर रीजन के एरिया में जो बायोडाइवर्सिटी उसकी नॉलेज हमें इस रजिस्टर के थ्रू मिलता है, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन क्या है, द इंक्रीज ऑफ द कंटामिनेटेड सब्सटेंस इन द ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द एनवायरमेंटल टॉक्सिन। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंटामिनेटेड सब्सटेंस जैसे प्लास्टिक ही में का, ठीक है, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है उससे, क्या उसको क्या बोला हमने, बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, अब बायोमैग्निफिकेशन का एक और मतलब समझ लो। बायोमैग्निफिकेशन बहुत सिंपल वर्ड है। जैसे मान लो हमने क्या किया, हम क्रॉप्स लगा रहे हैं। ठीक है, क्रॉप्स हम फूड जनरेट कर रहे हैं कोई सा, तो हमने क्या किया, उसमें इंसेक्टिसाइड्स भी डाल दिए, उसमें पेस्टिसाइड्स भी डाल दिए। ठीक है, उसमें वीडिसाइड्स भी डाल दिए, उसमें फर्टिलाइजर डाल दिया। अब ये जो टॉक्सिक मटेरियल है ये कहाँ जा रही है, ये धीरे धीरे जा रही है हमारी फूड चेन के अंदर। अब जब भी फूड चेन के अंदर जाएंगी तो फूड चेन के थ्रू हमारे पास आ जाएंगी। तो धीरे धीरे जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, कंटामिनेटेड सब्सटेंस है, इनका जो लेवल है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। जैसे हम ज्यादातर चीजें यूज करते हैं प्लास्टिक। ठीक है, फूड को स्टोर करने के लिए भी आजकल हम प्लास्टिक यूज करते हैं, तो प्लास्टिक के कुछ पार्ट हमारी बॉडी के अंदर चले जा रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से बायोमैग्निफिकेशन ही है। तो बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, सिंपली द इंक्रीजनेस ऑफ कंटामिनेटेड सब्सटेंस इन द ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स। ओके, अब बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ एनिमल वेलफेयर इनिशिएटिव स्टार्ट किए, जैसे ब्लू क्रॉस। ये क्या है, एक यूके चैरिटी है जो कि 1897 में स्टेब्लिश हुई है। ठीक है, इसका क्या मेन एम है, इसका एम है कि ये सपोर्ट करे पेट ओनर्स को, ठीक है, फाइंडिंग होम्स फॉर अनवांटेड एनिमल। जो पेट ओनर है उनको सपोर्ट करती हैं, जो अनवांटेड एनिमल है उनको, जो अनवांटेड एनिमल्स उनके लिए घर ढूंढने में हेल्प करती है, वाइल एजुकेटिंग अबाउट रिस्पॉन्सिबल ऑनरशिप। ठीक है, इसके अलावा क्या है, CPCSEA, द कम्युनिटी फॉर द पर्पस एंड द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑन एनिमल्स। अब ये क्या, ये कम्युनिटी है। ठीक है, ये किस लिए स्टेब्लिश की गई है, प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएलिटी टू एनिमल। अब क्या हो रहा है, हम लोग बहुत सारे एनिमल पे क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है,
वैसे कुछ जगह पे सही भी है, कुछ जगह पे गलत है। क्यों? क्योंकि हम कभी कभार कुछ ज्यादा ही नुकसान कर देते हैं। इस चीज को इंश्योर करने के लिए, इस चीज को मेंटेन करने के लिए ये कम्युनिटी बनाई गई है, द कम्युनिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल। जो भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं एनिमल्स पे, उन सब चीजों को सुपरविजन मतलब सुपरवाइज करने के लिए हमने कम्युनिटी बनाई है। कब स्टेब्लिश हुई है? 19 किस एक्ट के द्वारा? प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 के द्वारा। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे हम इंश्योर करते हैं कि जो ह्यूमन का ट्रीटमेंट है एनिमल्स के प्रति वो सही हो, एक्सपेरिमेंट में वो ज्यादा ही नुकसान ना पहुंचा रहे हो पर्टिकुलर कम्युनिटी को। पता चला हमने एक्सपेरिमेंट करते करते एक पर्टिकुलर स्पीसीज को ही खत्म कर डाला। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए, इस चीज को रोकने के लिए ये कम्युनिटी हमारी बनी है। ओके, अब बात करते हैं माइग्रेशन की। देखो माइग्रेशन हमें देखने को मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर ही आपको माइग्रेशन बहुत जगह देखने को मिलेगा। कई सारे लोग नौकरी के लिए, खाने के लिए, अच्छी जगह के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। ठीक है, वो एक तरीके से क्या है? माइग्रेशन है। ऐसा ही माइग्रेशन हमें एनिमल्स में भी देखने को मिलता है। अब ये मत कहना कि प्लांट्स में भी नहीं देखने को मिलता, याद रखना। ओके, तो माइग्रेशन क्या देखने को मिलता है? जो द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स और बर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू द सीजनल चेंज। सीजनल चेंज की वजह से या फिर कुछ और फैक्टर्स की वजह से जो वर्ड से एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाती, इसी को हमने क्या बोला है? माइग्रेशन बोला है। ठीक है, माइग्रेशन क्या हेल्प करता है? माइग्रेशन का जो पर्पस सिंपल, माइग्रेशन हेल्प्स एनिमल स्किप हार्श वेदर कंडीशन। कुछ जगह पे जो कंडीशन है, आपको पता है सीजन चेंज होते रहते हैं और सभी जो बर्ड्स है, सभी जो एनिमल्स है, वो सभी जगह सभी इन्वायरमेंट को अडॉप्ट नहीं कर सकते ना। अब जो पर्टिकुलर चीजों पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने के लिए बना है, पर्टिकुलर क्लाइमेट में रहने के लिए बना है, अगर उसका क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वो उस चीजों को अडॉप्ट करने में उसको दिक्कत होगी, तो वो क्या करते हैं? वो जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है? माइग्रेशन से वो अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, मोर फेवरेबल इन्वायरमेंट, जिनसे जो उनकी जनरेशन वो अच्छी तरीके से मेंटेन रहे, खत्म ना हो जाए, एक्सटेंट ना हो जाए। इस चीज को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? माइग्रेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको साइबेरियन क्रेन देखने को मिलेगी। ये क्या करती है? कोल्ड साइबेरिया से वार्मन भरतपुर राजस्थान तक आती है। सोच सकते हो, जब ये कब माइग्रेट करती है? कोल्ड साइबेरिया से भरतपुर तक आती है, राजस्थान के भरतपुर तक आती है। माइग्रेशन है, क्यों? अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, साल्मन फिश ट्रेवल अप टू 1500 माइल्स अराउंड 2400 किलोमीटर फ्रॉम द सी टू द फ्रेश वाटर फॉर ब्रीडिंग। अब ये साल्मन फिश है, अब ये पाई जाती है सॉल्ट वाटर, मरीन वाटर में, लेकिन अगर इनको ब्रीडिंग करनी है तो ब्रीडिंग के लिए इन्हें फ्रेश वाटर चाहिए, तो इसके लिए इन्हें 2400 किलोमीटर चल के आना पड़ता है, सॉरी तैर के आना पड़ता है। ओके, ब्राजीलियन टर्टल्स migrate up to 1250 miles around 2000 किलोमीटर इन 8 वीक्स। ठीक है, 8 हफ्तों तक ही चल के माइग्रेट करते हैं और फिर ब्रीडिंग के लिए, सिंपल ब्रीडिंग के लिए माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, swallow fly around 6800 miles around 11,000 किलोमीटर। ठीक है, फ्रॉम द नॉर्दर्न यूरोप टू अफ्रीकन विंटरिंग ग्राउंड। ठीक है, नॉर्दर्न यूरोप से अफ्रीकन विंटरिंग ग्राउंड तक ये जा रहे हैं, अराउंड 6800 माइल्स या फिर 11,000 किलोमीटर, ये सब उड़ रहे हैं। ठीक है, माइग्रेट कर रहे हैं, क्यों? अपने आप को बचाने के लिए, ब्रीडिंग करने के लिए, है ना। तो ये सिंपल माइग्रेशन है। अब माइग्रेशन में नेविगेशन भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कोई स्पीसीज आई है किसी पर्टिकुलर रीजन से पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया से किसी दूसरे एरिया में गई है और उसे वापस भी लौटना पड़ेगा, तो अब उसे एरिया का नॉलेज तो है नहीं, अब उसके पास कोई गूगल मैप तो है नहीं, तो उसे पता कैसे चलेगा कि उसे जाना कहाँ है, ठीक है, वो अभी है कहाँ। तो उस चीजों को कैसे देख रही है? देखो, जो बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं उनके पास वो सेंसिटिव होती है। किसकी सेंसिटिव होती है? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के। अब अर्थ का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, जनरली आपको पता होगा, ठीक है, अर्थ के पास खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आपने इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, अगर आपके पास बार मैग्नेट है, ठीक है, उसको आप एक थ्रेड में बांधिए, उसको लटकाइए, उसका जो नॉर्थ पोल है नॉर्थ साइड, साउथ पोल है साइड साइड चला जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो किसके इंटरेक्शन की वजह से हो रहा है? वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि उनको मजा आ रहा है कि नहीं मैं नॉर्थ में रहूंगा, मैं साउथ में रहूंगा, ये वाला पोल साउथ, ये नॉर्थ, हमें ईस्ट वेस्ट से तो नफरत है, हम उसमें मुड़ेंगे नहीं, ऐसा तो है नहीं। वो क्यों नॉर्थ और साउथ में जा रही है? क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है उस चीज के लिए। ओके, तो ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती है इनके पास भी मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट कर पाती है, उन्हें सेंस कर पाती है। ठीक है, जिससे ये आसानी से नेविगेट कर पाती है और जहां इन्हें जाना होता है वहां पिक कर पाती है, जहां वो जा पाती है। रेसिंग पिजन आल्सो यूज मेथड टू फाइंड देयर होम। ठीक है,
फिशिंग पिजन एग्जांपल है। ओके, लोकेशन की बात करें तो द वेदांतगल बर्ड सेंचुरी इन तमिलनाडु इज अ सिग्निफिकेंट हैबिटेट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा माइग्रेटिंग बर्ड्स आती है, जैसे एग्जांपल पिनटेल्स, गार्गिनी, ग्रे वैगटेल, ब्लू विंग टेल, कॉमन सैंड पीपर, ये सारी स्पीसीज कहाँ आती है? वेदांतगल बर्ड सेंचुरी इन तमिलनाडु। ठीक है, माइग्रेट करती है। एग्जांपल की बात होगी माइग्रेशन। ओके, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब जैसे हमने डिफोरेस्टेशन की बात की, तो डिफोरेस्टेशन में क्या हो रहा है? हम सिंपली प्लांट को कट कर रहे हैं फॉर वेरियस पर्पस। कुछ उसमें से पर्पस इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक नॉलेज है, एडिशनल इंसाइट है, आपको बता दे रहा हूं। जैसे जब 17 फुल ग्रोन ट्री को हम कट करते हैं ना, तब जाके हमें कहीं 1 टन ऑफ पेपर मिलता है। ठीक है, और अगर हम इसे रिसाइकल करेंगे तो हम कई सारी ट्रीज को, कई सारी एनर्जी, मतलब कई एनर्जी, कई वाटर, मतलब सारी चीजें यूज हो रही है पेपर्स को बनाने में, तो हम उसे कंजर्व कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? डिपेंड करना, हमें चूज करना है कि हम किसी चीज को रिसाइकल कर सके, ऐसी चीज यूज करना जो रिसाइकलेबल हो। उससे क्या होगा? कम से कम हार्म होगा इन्वायरमेंट को, जो कंजर्वेशन है वो हो पाएगा। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म को कोई भी नुकसान नहीं होगा, ऑर्गेनिज्म को कोई नुकसान नहीं होगा, तो हम क्या करें? सिंपली मेंटेन कर रहे हैं। ओके, तो सिंपली हमें क्या करना है? कंजर्वेशन करना है। तो हम अपने लेवल पे कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं कि हम पेपर को रिसाइकल करें। ठीक है, वैसे हम खुद तो नहीं कर सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ऐसी कुछ जगह है जो रिसाइकल ये चीजें कर रही हैं, तो हमें ऐसी चीजें यूज करना है जो कि हम रिसाइकल कर सकें। ओके, तो हमें रिसाइकल करना है, ध्यान रखना। और याद रखना, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको पेपर यूज नहीं करना। ठीक है, इसका मतलब पेपर वेस्ट ना कर रहे हैं, आपको पेपर आपको यूज करना है, पेपर आपको वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, और इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको पढ़ाई छोड़ देंगे, आपको लिखना ही नहीं है तो पेपर यूज कम होगा तो कंजर्वेशन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उससे आपका ही नुकसान होगा। अगर ऐसा होता तो हम फॉरेस्ट को रिसोर्स ही नहीं बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, सो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर था कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल यहाँ पे खत्म होता है। अब जो मेन चीजें आती है, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको कितना सीखा, कितना आपको समझ में आया, उसकी बारी। अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी बारी हो गई है, तो वो है हमारा व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एफोरेस्टेशन। पहले ही क्वेश्चन आया, एफोरेस्टेशन क्या है? देखो, क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर बहुत ही ऐसे आते हैं कि अगर आपने पढ़ा है तो आपके सारे क्वेश्चन अटेंड हो जाएंगे। कुछ बड़ा सा क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत ही एडवांस क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अभी आप 8th क्लास में हैं। ठीक है, आपके नीट या फिर मैं कहूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, लेकिन इतना हाई लेवल नहीं है। ठीक है, यानी कि जो साइंस है आपको ऐसा पढ़ना है कि आपके पास नॉलेज हो। इफ आपके पास नॉलेज है तो आप आसानी से अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, What is the main purpose of afforestation? Simple option है, cutting down trees from wood, growing crops on forest land नहीं, planting trees on barren land, removing weeds from forest। इसमें से कौन सा ऑप्शन है? तो मेन पर्पस है एफोरेस्टेशन मतलब प्लांटिंग ट्रीज ऑन barren lands। ठीक है, इसके अलावा रिफोरेस्टेशन था जो कि फॉरेस्ट के लैंड पे ही हम प्लांट कर रहे थे। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Which festival in India promotes afforestation through mass tree planting? अब इसमें से कौन सा फेस्टिवल जो कि प्रमोट करता है एफोरेस्टेशन को मास ट्री प्लांटिंग के लिए? बैसाखी नहीं, वन महोत्सव, होली, अर्थ डे। देखो, प्रमोट तो करता है मास ट्री को, अर्थ डे अर्थ के कंजर्वेशन की बात करता है। ठीक है, बट वन महोत्सव मेनली फोकस करता है ट्रीज पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा सही। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीकंपोजर इन द फॉरेस्ट? इन अ फॉरेस्ट डीकंपोजर का क्या रोल है? बिल्ड नेस्ट इन द ट्री। हाँ, घोंसला बनाना काम है ना डीकंपोजर का, क्यों नहीं? हंट एनिमल फॉर फूड नहीं, डिकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल इनटू ह्यूमस। यस, डिकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल इनटू ह्यूमस। ऑप्शन नंबर सी हमारा कन्वर्ट है। ऑब्जर्व सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, जब डिकम्पोजर ही यही कर लेंगे तो प्लांट्स क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा? सी, डिकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल इनटू ह्यूमस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉरेस्ट टाइप इज फाउंड इन द एस्चुरीज ऑफ द गंगा एंड महानंदी रिवर? अब सिंपल आपको पता करना है कि ऐसे रीजन में कौन से प्लांट्स होते हैं। तो आपको पता है मैनग्रोव्स हो गए या फिर मैं कहूँ टाइडल फॉरेस्ट, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कोस्टल लाइन प्रेजेंट होते हैं। किससे हेल्प करते हैं? हाई टाइड से। हाई टाइड से हमें हेल्प करता है, टाइडल टाइड से, याद रखना है। तो ये कहाँ से जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी, टाइडल फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी, टाइडल फॉरेस्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन उत्तराखंड टू स्टॉप डिफोरेस्टेशन बाय हगिंग ट्री? कौन सा मूवमेंट था?
बिना सोचे समझे अगर मैं ऑप्शन ना भी देता ना तब को इसका आंसर आना पता होना चाहिए। उसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, चिपको मूवमेंट। ठीक है, इसका वन से वन ट्री सेव ट्री मूवमेंट, जंगल बचाओ आंदोलन नहीं, जो उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था दैट इज चिपको मूवमेंट, जिसमें हम ट्री को हग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन इनिशिएटिव्स एम टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडिया में कौन सा इनिशिएटिव है जिसका एम है कि हम इंडेंजर्ड टाइगर को बचाएं, इंडेंजर्ड टाइगर्स को बचाएं। ठीक है, प्रोजेक्ट लेपर्ड नहीं भाई, लेपर्ड को बचाने के लिए, प्रोजेक्ट लायन, लायन को बचाने के लिए। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर, यस ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। इंडेंजर्ड टाइगर को बचाने के लिए हमने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है, इनिशिएट किया था। ओके, विच कंजर्वेशन मेथड इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग एनिमल इन देयर नेचुरल हैबिटेट। अब ऐसा कौन सा कंजर्वेशन का मेथड है जिसमें हम उनके नेचुरल हैबिटेट में ही उन्हें कंजर्व करने का काम करते हैं, दैट इज इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू का मतलब इन देयर हैबिटेट, जहां वो सिचुएट करते हैं, जहां वो रहते हैं वहीं पे उनको कंजर्व करना। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे कन्वर्ट है, एक्सेप्ट में हम बाहर लेके जाते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ डिफरेंट थिंग, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग भी डिफरेंट थिंग है, नेचुरल हैबिटेट में नहीं करवाते हम आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। ठीक है, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग मोस्टली लैब में होती है। ओके, व्हाट इज रेड डाटा बुक यूज फॉर, व्हाट इज रेड डाटा बुक यूज फॉर। रेड डाटा बुक का काम क्या है, रिकॉर्डिंग पॉपुलेशन डाटा नहीं, क्लासिफाइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट ये भी नहीं है, लिस्टिंग इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज, यस जो स्पीसीज हैं, जो स्पीसीज खत्म हो गई हैं, जो स्पीसीज खत्म होने वाली हैं, उन सब का जो डेटा है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, रेड डाटा बुक के अंदर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। मैपिंग फॉरेस्ट एरिया नहीं, ये तो ज्योग्राफी का काम है, इसका काम नहीं है। ओके, व्हाट डज द टर्म फ्लोरा रिफर्स टू। फ्लोरा का मतलब क्या होता है, फ्लोरा फोना मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल नहीं, एनिमल्स इन ए स्पेसिफिक रीजन, प्लांट्स इन ए पर्टिकुलर रीजन, बर्ड्स एंड इंसेक्ट इन अ गार्डन, तो बर्ड्स एंड इंसेक्ट बिल्कुल गार्डन में नहीं होगा। एनिमल्स इन ए स्पेसिफिक रीजन को हम फौना बोलते हैं। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। ऑप्शन नंबर सी फिर से हमारा करेक्ट हो चुका है, पता नहीं क्यों बार बार ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जा रहा है। विच इंडेंजर्ड इंडियन एनिमल इज प्रोटेक्टेड अंडर ऑपरेशन राइनो। ऑपरेशन राइनो के अंदर कौन सा इंडियन एनिमल हमने प्रोटेक्ट किया है। देखो इसके नाम से हमें पता चलता है, थोड़ा भी तुक्का मारना भी कोशिश करोगे ना तो इसका आंसर आप दे पाओगे, इंडियन राइनोसोरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। ओके, विच इज नॉट अ कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का कौन सा कॉज नहीं है, फॉरेस्ट फायर, यस इट इज अ कॉज जिससे डिफॉरेस्टेशन होता है। सीवियर ड्रॉट, बस सूखा पड़ गया तो भाई डिफॉरेस्टेशन का प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे। कंट्रोल्ड ग्रेजिंग या बिल्डिंग हाउसेस, ठीक है बिल्डिंग हाउसेस से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो ये तो कॉज है। ठीक है, कौन सा कॉज नहीं है पूछा, देखा याद रखना नॉट पूछा गया है। तो कंट्रोल ग्रेजिंग, ग्रेजिंग का मतलब सिंपली क्या होता है, घास को काटना, जैसे हम बकरी को घास खिलाते हैं ग्रेज करती है, सिंपल। तो कंट्रोल ग्रेजिंग है तो उससे भी डिफॉरेस्टेशन नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ द फॉरेस्ट इज मोस्टली मेड ऑफ द हर्ब्स। हर्ब्स कौन सी लेयर होती है, लोवेस्ट लेयर होती है। मिडिल लेयर श्रब्स, टॉप लेयर ट्रीज। तो श्रब्स कौन सी लेयर है, लोवेस्ट लेयर है। कैनोपी तो नहीं, कैनोपी हमारी अपर लेयर होती है। ओके, विच इज द मेजर थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी टुडे। मेजर थ्रेट क्या है, एफोरेस्टेशन। भाई इससे तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्व ही होगी, मानसून इससे नहीं होगा कोई दिक्कत, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेजर थ्रेट नहीं है। ह्यूमन एक्टिविटी लाइक डिफॉरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन, यस this is the major reason, major threat to the biodiversity, human activities like deforestation and pollution। ठीक है, नेचुरल साइकिल ऑफ लाइफ नहीं, ये भी कोई थ्रेट नहीं है बायोडाइवर्सिटी को। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन द रेड डाटा बुक। अब रेड डाटा बुक को मेंटेन कौन करके रखता है, WHO, CPCSEA, IUCN, WWF। ऑप्शन नंबर सी आपको पता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, IUCN। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। व्हाट इज द एम ऑफ द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम का क्या एम था, टू प्राइवेटाइज फॉरेस्ट लैंड नहीं भाई, टू रिड्यूस फॉरेस्ट कवर ये भी नहीं था भाई। इन सब का फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम का काम तो बढ़ाना है ना, इससे तो घट जाएंगी चीजें। टू इन्वॉल्व लोकल पीपल इन प्रोटेक्टिंग एंड रीजनरेटिंग फॉरेस्ट, यस लोकल पीपल को हमने क्या किया, इन्वॉल्व कर लिया उस पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए। दैट इज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। टू रिप्लेस फॉरेस्ट विद प्लांटेशन नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। सो इसी के साथ जो है आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ पे खत्म होता है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं इन सभी कंजर्वेशन को डीप में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जितने भी टाइप्स हैं, चाहे वो बायोस्फीयर रिजर्व हो, नेशनल पार्क हो, सेंचुरीज हो, उन सब चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं।
ओके, सो आई होप कि जो आज का लेक्चर था आपको समझ में आया होगा। और जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो जिनको नोट चाहिए, वो हमें हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, TMD एकेडमी को। ठीक है, जिसके लिए आप सिंपली प्ले स्टोर पर जाइए और सर्च कीजिए द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी या TMD एकेडमी। सिंपली आपको ऊपर ही मिल जाएगा, इंस्टॉल कीजिए अपनी एप्लीकेशन को, हमारे साथ जुड़िए। इसके अलावा आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं और आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप सिंपली QR को स्कैन कर सकते हैं, जिससे आप हमारे साथ अच्छी तरीके से जुड़ जाएंगे और आपको प्रॉपर अपडेट मिलेगी आपकी चीज़ों के अकॉर्डिंग, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग। ओके, अब बात आती है मेंटरशिप की। अब जो बच्चे, देखो तैयारी तो सभी लोग कर ही रहे हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपका जो सिलेक्शन हमारे साथ जुड़ने से ही हो जाएगा, लेकिन ये भी नहीं कहूँगा कि अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको ध्यान देना पड़ेगा जिससे आप अपने पाथ पे हमेशा मेंटेन रहें। ठीक है, अपने पाथ को लीव ना कर दें। ठीक है, क्या होता है कि बच्चे स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं, आप जो होंगे बचपन स्टार्टिंग बहुत ज्यादा मोटिवेट, शुरू के लेक्चर आपने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ देखेंगे, बहुत ही मोटिवेशन के साथ कंप्लीट किया होंगे, बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है, जो बच्चों का मोटिवेशन है, जो आपका मोटिवेशन है, वो धीरे धीरे कम होता हुआ जाता है। ठीक है, इस चीज को अगर आप मेंटेन करके रख पाते हैं तो ही आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज आप सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। ओके, सो इसी चीज को मेंटेन करने के लिए हमने लाया है मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसके अंदर हम सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो समोदय स्कूल, चाहे वो सैनिक स्कूल, चाहे वो मिलिट्री स्कूल, इवन बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी हम करवाते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है आपका कि आप कितने पानी में है, आपको कितनी चीजें आती है, आपने कितनी चीजें पढ़ ली है, कितनी चीजें पढ़नी है अभी बाकी। ठीक है, आपको सिलेबस का एनालिसिस होगा, वीकली टेस्ट होगा, डाउट क्लियरेंस क्लासेस होंगी। ठीक है, डाउट क्लियरेंस क्लास के बाद आपको डेट टास्क दिया जाएगा कि यस आपको आज ये चैप्टर खत्म करना है, आज आपको ये चीजें पता हो गई। ठीक है, आपकी डिवाइस चेकिंग की जाएगी, यस आपने ये कंप्लीट किया, ये आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको टेस्ट के हिसाब से पोजीशन किया जाएगा। ठीक है, उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड्स भी देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम सभी बच्चों के लिए जो कि तैयारी करना चाह रहे हैं, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं, और जो बच्चे अभी इन फ्यूचर में तैयारी करना चाहते हैं सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, वो हमारे फाउंडेशन कोर्सेज में भी ज्वाइन कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, क्या होता है कि हम लोग क्लासेस में तो प्रमोट हो जाते हैं धीरे धीरे, लेकिन हमारा जो बेसिक नॉलेज है वो हमारा नहीं बढ़ पाता है। उसी चीजों को मेंटेन करने के लिए, उसी चीजों को आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्यों, क्योंकि अगर आपके पास बेसिक्स ही नहीं है तो आप आगे की चीजों को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। अब आपका मान लीजिए आपका बेसिक ब्रिज है और आपको दो पहाड़ के बीच में आपको ब्रिज है और ब्रिज आपको क्रॉस करना है, और आपका ब्रिज ही टूटा हुआ है, तो क्या आप एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। और ये जो फाउंडेशन कोर्स है ये आपको उसी ब्रिज को बिल्ड करने में हेल्प करता है, जिससे आप आसानी से चीजों को अचीव कर पाए। ठीक है, तो जो भी बच्चे फ्यूचर में तैयारी करना चाहते हैं, हमारे मेंटर प्रोग्राम के साथ साथ फाउंडेशन कोर्सेज को भी देख सकते हैं। इन केस आपके पास कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन पे है। सो आई होप कि जो आज का चैप्टर था कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। इन केस आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन कर कमेंट में आप अपना रिव्यू भी दे सकते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट, थैंक यू सो मच।